तो ककोल्डिंग भी ऐसा ही है कि उसमें मेल यूजुअली चाहता है कि कोई दूसरा मेल उन लोग को ज्वाइन करे उस एक्टिविटी में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, और वो उसकी फीमेल के साथ इंटीमेट हो और वो उसे देखे भी या उसे लग रहा है तो उसे ज्वाइन भी करे। मेल की रिक्वायरमेंट तो फीमेल पूरी कर ही देती है, वो हार्मोनली एक्टिव है तो वो तो मना करेगी नहीं उसको क्लोज आने के लिए। पर यही कपल जब उस एज में जाता है ना 35-40 में, तो वहाँ पर फीमेल की रिक्वायरमेंट मेल नहीं पूरी कर रहा है, और वाइफ की उम्र और उसके हार्मोन्स के हिसाब से तो वहाँ पे जान ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा धमाल होना चाहिए। तो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मजेदार एपिसोड में। आज हमारे साथ है विकास भाई, स्ट्रेट फ्रॉम इंदौर। विकास भाई रिलेशनशिप काउंसलर हैं, और जब हमारी इनसे बात हो रही थी तो इन्होंने एक बहुत अच्छा टर्म यूज़ किया था, इमोशनल इंटेलिजेंस, कि भाई मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम कर रहा हूँ। हमने कहा भाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़माने में किसी ने तो इमोशन की बात करी है और इनको इस शो पे आना पड़ेगा, आना बनता भी है। तो जिन टॉपिक्स को आज हम कवर करेंगे वो हम सबकी लाइफ से बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं। रिलेशनशिप हर किसी की लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, चाहे हम यंगस्टर हो या शादी के बाद का एक फेज़ हो, सबके रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम आती ही आती है, जिनको सॉल्व करते हैं विकास भाई। तो विकास भाई आपका। वेलकम। आई एम रियली ग्लैड भाई आप लोग के इधर आने का, मेरे लिए तो ड्रीम कम ट्रू है। अरे भाई कैसी बात कर रहे क्योंकि मैं बताऊं कि पूरे इंडिया में मेरे ख्याल से आगे रहकर मैंने सबसे पहले जब आपको मैसेज किया था तो इसी चैनल को किया था, क्योंकि मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था और मैं एकदम फ़ैन हूँ आप लोग का, और अभी इधर बैठना मेरे लिए तो बड़े मज़े की बात है। अरे भाई फैन नहीं हो, भाई हैं दिल्ली वाले ना, वो भाईचारा मेंटेन रखते हैं, वो रहता है जब जिंदगी भर रहेगा। बात हुई है हमारी, ऐसा लग रहा है पहले से जानते हैं भाई, जो हमारी अभी इससे पहले बातें हो चुकी है इतनी सारी। तो भाई कैसी चल रही है काउंसलिंग? मजा आ रहा है जिंदगी में? करियर ऑप्शन जो आपने चुना है बढ़िया चल रहा है? बताओ थोड़ा उस बारे में। हाँ यार, मज़ा आ रहा है। 6-7 साल हो गए इस काम को करते करते, और सबसे बढ़िया तो क्योंकि जिन लोगों के लाइफ में सच में बहुत बड़ा ट्रबल या टेंशन हो गया है या बहुत ज़्यादा स्थितियाँ बिगड़ गई है उन लोगों की, तो उन लोगों के साथ जब काम कर रहे हैं या उनके लाइफ को थोड़ा एलिवेट कर रहे हैं या किसी भी तरह से उनको हेल्प कर पा रहे हैं, तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन जो है वो बड़ी खुशी देता है कि चलिए कोई भी नौकरी या कोई भी काम करने से अच्छा है हम किसी की ज़िंदगी की क्वालिटी को थोड़ा सा एलिवेट कर रहे हैं। तो वो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन है, और फिर ये आज की ज़रूरत भी है बड़ी भारी, क्योंकि बहुत क्राइसिस है, बहुत लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो डेफिनेटली इधर मेरे अकेले से भी कुछ नहीं होगा, यहाँ पर हज़ारों लोगों की ज़रूरत पड़ जाने वाली है आने वाले कुछ समय में। तो रिलेशनशिप कोचिंग इतना बड़ा इंडस्ट्री होने वाला है। भाई आपने वो जो टर्म यूज़ किया था, अभी शुभम ने बताया आपके बारे में, इमोशनल इंटेलिजेंस, उसके बारे में बताओ, वो होता क्या है? सी बेसिकली हम लोगों ने जैसे देखा होगा कि जैसे एक छोटा बच्चा नहीं होता है, तो छोटा बच्चा होता है तो हम लोग बड़ी कोशिश करते हैं कि पेरेंट्स की भाई ये फिज़िकल एक्टिविटी करते रहे ताकि फिज़िकली अच्छा ग्रो हो। ठीक है, हम लोग उसको 2-3 साल का रहता है स्कूल वगैरह ज्वाइन करवा देते हैं, ABCD पढ़ाने लग जाते हैं ताकि इंटेलेक्चुअली भी वो ग्रो हो जाए। हम लोग मंदिर में ले जाते हैं तो चप्पलियाँ उतारो, जय जय करो, मत्था टेको, या ऐसा नहीं बोलना वैसा नहीं बोलना, हम उसको एक स्पिरिचुअल वाले एंगल पर भी उसको ग्रो करने की कोशिश करते हैं। बट इमोशनल पिलर जो चौथा और सबसे इम्पॉर्टेंट पिलर है एक इंसान की ज़िंदगी का, उस पर हमने कुछ तय किया ही नहीं है कि इमोशनली ये बच्चा कैसे ग्रो होगा। इनफैक्ट वहाँ पर हम उसको प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि उसे किसी चीज़ से डर लग रहा है या उसे किसी चीज़ का कोई टेंशन है, तो हम कहते हैं यार इसको ये मत करना, डर जाएगा, इसके सामने ये मत करना, वो वैसा हो जाएगा। तो इतना प्रोटेक्ट करते रहते हैं कि इमोशनली वो ग्रो ही नहीं कर पाता। और इस वजह से हमारी सोसाइटी में आज भी प्रॉब्लम्स, आप देखिए कि दुनिया कहाँ जा रही है, और हम लोग इन चीज़ों को लेकर भी बैठे रहते हैं कई बार कि अरे यार वो बात नहीं कर रही है, अरे अभी भाई दिमाग ख़राब हो रखा है, अरे मैं तो टेंशन में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, अरे वो तो बिल्कुल निराश ही हो गया होगा चीज़ को लेके। तो इमोशनल पिलर लोगों का बहुत ज़्यादा वीक है, और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी के सारी ही चीज़ें जो है ना वो कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाती है। तो इमोशनल इंटेलिजेंस पे काम होना बहुत ज़रूरी है, वो कोई भी व्यक्ति हो। तो बचपन से इस पे काम होना चाहिए। आप देखना कि नर्सरी से लगा के UG PG तक किसी स्कूल या किसी किताब में कहीं एक पैराग्राफ भी लिखा हुआ नहीं है कि ये इमोशनल इंटेलिजेंस होता है और ये होना इसलिए ज़रूरी है। सही कह रहे हो भाई, इस पर बात ही नहीं है कुछ, हाँ। इस पर हमने बात ही नहीं किया, जबकि ये पिलर हमारी लाइफ के दूसरे सारे पिलर्स को इम्पैक्ट करता है। सही बात है भाई। वैसे देखो, आपके पास हर सिटी के क्लाइंट होंगे, इंदौर से भी आते होंगे कॉल्स, आपको दिल्ली से भी आते होंगे, तो ओवरऑल आपको रिलेशनशिप, जो लोगों का बिहेवियर है एक रिलेशनशिप में, वो ओवरऑल पता है। तो एक बार आप बताओ कि कैसा है, कैसे चल रही हैं आजकल लोगों की रिलेशनशिप्स, क्या रियल पिक्चर क्या है? दरअसल रिलेशनशिप के डायनामिक्स बहुत बदल गए हैं पिछले 10-15 सालों में।
तो डायनामिक्स यूँ बदल गए हैं कि लोग अब वो जीवन जी रहे हैं जो पहले हमने कभी देखा नहीं। फैमिली से एकदम आइसोलेट हो गए हैं। जैसे मैं 21 साल से मैं खुद ही अपने पेरेंट्स से अलग हूँ, ठीक है। मेरी ज़िंदगी में क्या चल रहा है क्या नहीं, मेरे पेरेंट्स को सिर्फ उतना ही पता है जितना मैं फ़ोन पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो लाइफस्टाइल चेंज हो गई है। लोग अब जिससे शादी कर रहे हैं उस लड़की को भी जॉब करनी है, वो भी अब हाउस वाइफ वाले उसमें रही नहीं है, अब उसे भी बाहर रहना है, उसकी एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ रही है। तो इसकी वजह से लोगों के बीच में जो कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो रहे हैं उसमें क्या किया जाए ये लोगों को पता नहीं है, क्योंकि आप हमारे इर्द गिर्द हम अपने पेरेंट्स को या आसपास लोगों को देख के सीखते हैं, पर वहाँ पर तो इन चीज़ों का अनुभव ही नहीं किसी को। तो पिछले 10-15 सालों में डायमेंशंस जो हैं, जो डायनामिक्स है वो बहुत तेज़ी से बदले हैं और कई सारे कपल्स उसको नहीं टैकल कर पा रहे, ये एक दूसरे की एक्सपेक्टेशंस को हैंडल नहीं कर पा रहे। तो वो चीज़ों के चलते बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ रहे हैं, इसलिए डिवोर्स केसेस भी बढ़ रहे हैं, ब्रेकअप्स भी बढ़ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल भी बढ़ रहे हैं और ये चीज़ें बढ़ती ही रहनी है। इसलिए एजुकेशन, जैसे हम नहीं कहते कि भाई हम जंक फूड खा रहे हैं या हम ऐसी चीज़ें खा रहे हैं जो हाइजीनिक नहीं है, तो फिर हम एक काम करें, हम फिटनेस को भी थोड़ा समझ लेते हैं कि प्रोटीन क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, एक्सरसाइजेस क्या होती है, उसको हम सीख लेते हैं। बच्चे पैदा कर रहे हैं लोग तो पेरेंटिंग को भी सीख रहे हैं बाकायदा। अब लोगों को लग रहा है कि थोड़ा स्पिरिचुअल हो जाना चाहिए तो उसको भी वो सीख रहे हैं। तो वैसे ही कपल एजुकेशन भी एक ऐसी चीज़ है जिसको सीखा जा सकता है कि आप किसी के साथ रह रहे हो तो जो बेसिक ह्यूमन बिहेवियर है या बेसिक ह्यूमन साइकोलॉजी है या अपोजिट सेक्स के बारे में उसकी जो साइकोलॉजी, इसको अगर आप थोड़ा बहुत सीख लें तो उसके साथ रहना, उसके साथ डील करना बहुत ईजी हो जाएगा। तो ये कपल एजुकेशन में आता है, ये ज़रूरत है। और एक और मज़े की बात बताता हूँ कि आप देखिए पिछले 15-20 सालों में आप ही बताओ कि इंसान ज़्यादा पॉडकास्ट देख रहा है, ज़्यादा गूगल कर रहा है, ज़्यादा वीडियोस देख रहा है, उसके पास इंटरनेट है, सब कुछ है। तो पिछले 15-20 सालों में इंसान ज़्यादा स्मार्ट हुआ है, ज़्यादा इंटेलिजेंट हुआ है या कम हुआ है? इंटेलिजेंट ही हुआ है, स्मार्ट, हाँ, है ना। और पिछले 15 सालों में रिलेशनशिप का क्वालिटी एलिवेट हुआ है या डिग्रेड हुआ है? डिग्रेड हो रहा है। मतलब हमारी इंटेलिजेंस का हमारे रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है और इंसान को लग रहा है कि मैं इतना स्मार्ट हूँ, मेरा रिलेशनशिप तो संभाल ही लूँगा। भाई बहुत अच्छी बात कही आपने। सही बात कह रहे हो। तो ये एक बड़ा मिसकंसेप्शन है कि आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना हो जाएं, रिलेशनशिप्स को संभालने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है वो कुछ अलग है, उसको सीखा जाना चाहिए। तो उसमें भाई हम जो लोगों को वर्ड है एक्सपेक्टेशन रिलेशनशिप के लिए, कि भाई एक्सपेक्ट करते हो तुम चीज़ें अपने पार्टनर से, ये कितना ज़्यादा बुरा है एक रिलेशनशिप के लिए, अच्छा है? थोड़ा वो एक्सप्लेन करो, क्योंकि एक्सपेक्ट करते हैं हम, कई बार काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं, कई बार कम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हर्ट होता है अगर वो पूरी नहीं होती। हाँ बिल्कुल, एक लॉ है, बेसिकली मैं किताब लिख रहा हूँ तो उसमें मैं कहीं ना कहीं ये डालने वाला हूँ, तो मैं इसको रिवील कर देता हूँ। चलिए, तो वो लॉ ये है कि एक 50-70 रूल ऑफ रिलेशनशिप होता है। वो ये होता है कि जब इनिशियली आप किसी से भी मिलते हो और जब नया नया रिलेशनशिप बनता है तो लोगों को अपना पार्टनर जो है वो ऐसा नहीं होता बेस्ट हबी इन द वर्ल्ड, बेस्ट सोलमेट मिल गया, सोलमेट, है ना, ये वाला सीन शुरू होता है। मतलब उसको पूछोगे कि यार कैसा है, तो बोलते हैं बिल्कुल वैसा ही है, ना थोड़ा ज़्यादा ना थोड़ा कम, जैसा चाहिए था वैसा, ठीक है, मतलब 100%। पर क्या होता है कि जब 2, 5, 7 साल आप उस इंसान के साथ रह लेते हो, जब सारी प्रैक्टिकल नोट पे थोड़े टाइम बाद बात करने जाएंगे तो आप उसकी 10 कमियां भी गिना दोगे, उसके साथ प्रॉब्लम्स भी है, सब कुछ है। मैं आपसे 4 साल बाद पूछूंगा कि रिलेशनशिप को कितना मार्क करोगे आउट ऑफ 100, और आप कह रहे हो यार 60, यार कोई बहुत अच्छा नहीं चल रहा है, बस चल रहा है, या आप कहोगे 70, तो दरअसल वो 70 ही सच है, वही अल्टीमेट ट्रुथ है। 100 जो वो मिथ है, जो एक ग्लोरियस फेज होता है इनिशियल, वहाँ पर एक काइंड ऑफ इल्यूजन है वो कि यार यहाँ इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि आप उस ग्लोरियस फेज में है। जैसे ही वो फेज डाइल्यूट होता है तो वो व्यक्ति 60, 70, 80 पे आ जाता है। तो बीइंग अ एक्सपर्ट मैं कहूँगा कि अगर आप आपके रिलेशनशिप को 50 से 70 के बीच मार्क कर रहे हो तो आपके लिए परफेक्ट रिलेशनशिप है। मतलब वहाँ 30-40% एक्सपेक्टेशन आपकी फुलफिल नहीं भी हो पा रही तो भी चलने दो, बहुत सही जा रहा है। अगर आपको लग रहा है कि यार बिल्कुल 30-40% पे ही आ गया मेरा रिलेशनशिप, तो कुछ बचा ही नहीं है, तो फिर आप डिसीजन ले सकते हो कि मुझे उसमें रहना भी है कि नहीं रहना है। बट 100 से अगर 70 या 60 पे आया और आपको ऐसा लग रहा है कि यार 100 नहीं है, मुझे 100 वाला चाहिए, और आप कोई और ढूंढ रहे हो, तो फिर गलती कर रहे हो, वो पंगा है। तो ज़्यादा होप्स भी नहीं रखनी चाहिए। हाँ, वो 100 वाला जो है एक्सपेक्टेशन है वही मिथ है। ये पता ही होना चाहिए कि 10 में से 4 से 5 अगर पूरी नहीं भी होती है तो भी वो रिलेशनशिप आपके लिए परफेक्ट है। भाई वैसे मैंने ये देखा है, जैसे मान लो लड़का भी अगर किसी रिलेशनशिप में है लड़की के साथ, तो दोनों इक्वली प्यार करते हैं, सच्चा प्यार करता है, लड़की भी करती है अगर सब लॉयल चल रहे हैं। तो ये जो टाइम ही नहीं दे रहे कि चिक लड़की ज़्यादा करती हैं ऐसा क्यों होता है? और आई एम श्योर आपके पास केसेस भी लड़कियों के ज़्यादा आते होंगे, ये सीन क्या है? दरअसल अब ये तो है ना कि द गाय इज़ नॉट लॉयल। अगर भाई वो
लॉयल है, ठीक है, काम कर रहा है आई थिंक अपना। ये नेचर में होता हाँ है। डेफिनेटली वो इमोशंस के ज़्यादा करीब है एक फ़ीमेल। तो वो मैंने एक बहुत पहले एक छोटा सा वीडियो बनाया था कि एक लड़की अगर अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं है तो अपने काम पे कभी फोकस नहीं कर पाएगी, और एक लड़का अगर अपने काम से खुश नहीं है तो वो रिलेशनशिप पे फोकस नहीं कर पाएगा। गेटिंग इट? तो लड़की जो है ना, उसके लिए जो प्राइमरी एलिमेंट है वो रिलेशनशिप। अगर वो सही चल रहा है तो उसकी लाइफ हैपनिंग है। तो क्योंकि वो सेंटिमेंट्स और इन चीज़ों के ज़्यादा करीब है, वो फैमिली और चीज़ों को नर्चर करना, और वो एलिमेंट ईश्वर ने उसको थोड़ा ज़्यादा दिया ही है। वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव है, उसके अंदर इमोशंस थोड़े से ज़्यादा भरे हुए हैं, तो इसलिए वो टाइम और इन चीज़ों के लिए क्रेव करती है। ये एक बात है। अब एक यहाँ पर एक टेक्निकल एंगल भी आता है जो हम लोग बात करते हैं, इसकी वजह से कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स भी होने लगते हैं। वो ये है कि ये भी मैं आमतौर पर अपने जो सेमिनार्स करता हूँ उसमें बताता हूँ कि एक मेल दिन भर में ऑन एन एवरेज 7,000 वर्ड्स बोलता है दिन भर में, और एक फीमेल दिन भर में ऑन एन एवरेज 20,000 वर्ड्स बोलती है। ये इस प्रोग्रामिंग के साथ, इस ब्रेन सेट के साथ हम लोग पैदा होते हैं। इसमें कोई लड़की की गलती नहीं है, लड़के की गलती नहीं है, ठीक है। अब वो जो लड़की है जो 20,000 वर्ड्स बोलती है, वो अपने हस्बैंड से शादी करके पुणे, हैदराबाद, बेंगलोर जाके शिफ्ट हो गई है, ठीक है। अब वो आइसोलेटेड हैं, सिर्फ 2 ही लोग हैं, दोनों ही जॉब पे जा रहे हैं या फिर वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं। उनके पास बात करने के लिए कोई लोग नहीं है। पहले छोटी मोटी जगहों पे आसपास के लोग, अड़ोसी पड़ोसी या जॉइंट फैमिलीज़ में लोग होते थे, मम्मी है, जेठानी है, ये है, वो है, तो उनका काम चल जाता था। तो हस्बैंड अगर 3 दिन घर नहीं भी है तो वो सेटिस्फाइड रहती थी वो फीमेल, क्योंकि उसकी ज़रूरतें पूरी हो जाती थी उस परिवार के साथ। अब वो अकेली है, उस फ्लैट के अंदर रह रही है बॉम्बे, पुणे में, और अब उसको बात करने को कोई मिल नहीं रहा है। हस्बैंड जो है वो थका हुआ है, या वो अवेलेबल नहीं है, उसके पास टाइम नहीं है, इंगेज है, तो वो तो फ्रस्ट्रेट है। अब वो मेड से भी भरपूर बातें करती है, मम्मी से आधे घंटे फ़ोन पे बातें, फ्रेंड से बातें करना, बहनों से बातें करना। और आपने ये भी सुना होगा कि लड़के लोग बोलते रहते हैं तू दिन भर तेरे घर पे फ़ोन पे लगी रहती है, तेरे को तू बस बातें करने रहती है ना। घर के अंदर कॉकरोच भी दिख गया तो सबको पता होता है कि भाई घर में कॉकरोच भी हो गया है ना। ससुराल में सारी बातें पता है। तो इस यहाँ से ना कई बार ये भी होता है कि उस बंदी को कोई ऐसा लड़का मिल जाए अपने ऑफिस में या सोशल मीडिया पे या कहीं पर, जो उसको सुन रहा है, जो उसको टाइम दे रहा है। अब उस लड़की की कोई इंटेंट नहीं है किसी को चीट करने की, पर बायोलॉजिकली उसकी जो नीड है ना कि मैं बोलूँ या मैं बात करूँ या मैं अपनी चीज़ें बताऊँ, वो जो 20,000 वर्ड्स वाली बात, वो कहीं ना कहीं वो फुलफिल हो रही है। तो वो ट्रिगर होती है कि वो इंसान उसके ज़िंदगी में उसका अच्छा दोस्त बन जाए या उसके ज़्यादा क्लोज रहे। अब उस फुलफिलमेंट के लिए उसने वो दोस्त बना लिया है। एक सोसाइटी जब बाहर से देखती है तो ऐसा लगता है कि ये चक्कर चालू हो गया है, पर हर बार वो चक्कर नहीं होता। कई बार यही करते 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 वो चक्कर बन भी जाता है ना। बट जो बिगिनिंग था वो गलत इंटेंट नहीं था, बट कई बार वही है ना, इंसानों की अपनी अपनी ज़रूरतें हैं, तो वो सारी चीज़। ये तो आप जस्टिफाई कर रहे हो चीट करना कि लड़कियां। नहीं, मैं चीट करना नहीं जस्टिफाई कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि ये एजुकेशन वाली बात है कि यहाँ पर एक फीमेल को भी पता होना चाहिए कि आदमी 7,000 ही बोलता है, तो उसको भी ये ना एक्सपेक्टेशन रहे कि यार मैं दुनिया भर की बातें वो रोज़ मेरे से बैठ के करे, ठीक है। और आदमी को भी ये समझना चाहिए कि अगर वो दिन भर घर में अकेली रह रही है, तेरे लिए वहाँ जाके रह रही है, तो आधा पौना घंटा तो दे दे रोज़ कम से कम ठीक से उसको। 20,000 सुन ही ले, 10,000 क्या सुन ले। निकला है उसका But दिल वैसे कैसा- लेकिन यार यहाँ पे ये आता है ना, अगर लड़की चीट कर रही है तो वो कहीं ना कहीं उसका अपना पर्सनल चॉइस रहा है, रादर दैन कि मैं इतना बोल रही हूँ फिर मेरी उससे कंपैटिबिलिटी बैठ गई, समझ रहे हो। अगर वो एक बाहर के बंदे से बात कर रही है तो वहाँ पे उसके 20,000 शब्द वाली चीज़ अगर कंप्लीट हो गई, इट डजंट मीन एंड अप चीटिंग। तो ये तो नहीं सेंस बनता ना। वो तो कहीं ना कहीं उसकी अपनी पर्सनल वो आ रही है कि दीपक अच्छा भाई, ये ज़रूरत महीने की नहीं है ना कि मैंने महीने के बाद, तो रोज़ की ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं है ना कि 4 बजे तक ज़रूरत कंप्लीट हो गई तब ये बॉयफ्रेंड नहीं है, कल सुबह से वापस होगा। ऐसा तो नहीं हो सकता। वो तो कंपेनियन बन गया है वहाँ तो एक कॉज बता रहे हैं कि शुरुआत वहां से हो जाती है, फिर कोई अच्छा लग गया, फिर तो उसकी पर्सनल चॉइस बन जाती है। लग गया वो नहीं लगा, उसमें वो दिखी कि ये मेरी सुन रहा है, ये नहीं सुन रहा, तो वो फिर चॉइस मेकअप फिर करना तो वो आसान हो एक दूसरे का इतना भी फिक्र कर लेंगे कि यार कॉफ़ी तो उसी जगह की पियेंगे, ड्राइव पे तो वहीं फिर तो सब चीज़ें आ जाती हैं। पर कई बार अब क्योंकि ये चीज़ कई लोगों को नहीं पता है ना कि ऐसी ज़रूरतें भी होती हैं इंसान की, तो कपल एजुकेशन हम लोग बार बार इसलिए बोलते हैं कि थोड़ा सा आपको फीमेल के बारे में पता लग जाए तो क्या बुरा है, आप ज़्यादा अच्छा टैकल कर लोगे। अब आप तीनों को ये बात पता है कि एक फ़ीमेल के साथ ये भी होता है, आपकी मम्मी हो, सिस्टर हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो, कि उनके साथ ये जो बातचीत करने की अर्ज रहती है,
तो कम से कम थोड़ा क्वालिटी टाइम तो आप दे दो उसको, आधा पौना घंटा। सही बात है। लेकिन भाई आजकल ये बात तो है कि अंडरस्टैंडिंग लेवल जो है ना वो बहुत खराब हो गया है, क्योंकि जैसे चलो लड़का बिजी है, अब लड़के के ऊपर कितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मैं नहीं कह रहा लड़की के ऊपर नहीं रहती, लड़के के ऊपर तो बहुत ज़्यादा रहती है कि भाई उसको घर भी चलाना है, उसको उसका भी ख्याल रखना है, और अपने घर वालों का भी ख्याल रखना है, उसके घर वालों का भी ख्याल रखना है। तो इतनी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आदमी ना नहीं निकाल पाता, टाइम नहीं हो पाती। तो ये भी कहीं ना कहीं लड़कियों को, मुझे ऐसा लगता है, अंडरस्टैंडिंग थोड़ा जो लेवल है टाइम के साथ बढ़ना चाहिए लड़कियों का, वो क्योंकि बहुत कम हो वो ना, जैसे टाइम के हिसाब से ये कम हो रही है चीज़ें अंडरस्टैंडिंग की, बाकी बल्कि बढ़नी चाहिए, क्योंकि बिजी ज़्यादा हो रहा है। ये ऐसा हो गया ना, जैसे भी आपने कहा कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ, हर आदमी भी कहाँ बिजी है बताइए, हर इंसान भी कहाँ उतना काम कर रहा है। हाँ ठीक है, हर इंसान नहीं, लड़कों के भी 10 प्रलोभन है, अगर मैं गिनाने जाऊंगा तो आपको लगेगा कि गलत तो ये भी नहीं है, ये भी 10 जगह यहाँ वहाँ गड़बड़ कर रहे हैं। कई बार क्या होता है कि रिलेशनशिप जो होता है वो बुरा नहीं होता है, बस सैचुरेट हो जाता है, स्पार्क खत्म हो जाती है। तो स्पार्क खत्म हो जाती है तो बंदा चौराहे पे रोज दोस्त के साथ 1 घंटा खड़ा रहता है, सुट्टा मारता है, फिर घर आता है। यानी कि 1 घंटा तो वाइफ को नहीं दे रहा है पर दोस्तों के साथ खड़ा रहता है, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मज़ा नहीं आता घर पर। ऐसा नहीं कि कुछ गलत कर रहा है। अब यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है आप बताइए, कि यार वो उसको उसकी वाइफ को टाइम देना चाहिए, उसका जो परिवार है वो पहले आना चाहिए। तो कहीं ना कहीं अंडरस्टैंडिंग इसलिए भी गड़बड़ है क्योंकि दोनों को ही अपनी मन की चीज़ें चाहिए। उसको लग रहा है कि मैं अपने दोस्तों के साथ नहीं खड़ा रह सकता थोड़ी देर, इसको लग रहा है कि क्या मैं तुमसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, करते रहते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ बार बार कि ये कपल एजुकेशन है। तो अगर हम इन बातों को लेकर एजुकेट हो जाए तो हम डाइवर्ट हो जाएं, हम टेम्प्ट हो जाएं, इसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, एक फीमेल को भी पता लग जाए कि भाई उसकी एक तो वो उसकी जो ज़रूरत है या जिस तरह से वो बना है वो हमारे इतनी बात नहीं करेगा, और उसमें वो बिजी भी है, और वो बाहर 10 लोगों से, उसके क्लाइंट से, कस्टमर से बातें कर भी रहा है, वो ऑलरेडी उसके साथ यार एग्जॉस्ट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब वो घर में आके ऐसा कहता है कि यार मेरे से बुलवाओ मत बस। सही बात है ना, बुलवाओ मत। इनफैक्ट यू वॉन्ट बिलीव, एक एक मज़ेदार चीज़ है कि जैसे कई बार ऐसा होता है कि एक कपल की जो इंटीमेसी वाली लाइफ है ना, उसमें भी अब क्योंकि ब्रेन सेट है ना जिसके साथ पैदा हुए हैं, तो मेल फीमेल में ये तक होता है। अभी बड़ी वियर्ड सी बात लग सकती है पर ये है तो है, वो ये कि जो बंदा है, जो मेल्स होते हैं, उनके विजुअल्स उनको ट्रिगर करते हैं भयंकर। ठीक है, इसलिए आप देखना कि दुनिया में पॉर्न के ज़्यादा जो कंज्यूम करने वाले लोग हैं वो मेल्स हैं। ठीक है, क्योंकि उनको क्या चाहिए, उनको विजुअल चाहिए। इसलिए जब वो इंटीमेट भी हो रहे हैं किसी लड़की के साथ या अपनी वाइफ के साथ, वो क्या चाहते हैं कि लाइट्स मेरे को ऑन चाहिए। ठीक है, ताकि उसे प्रॉपर विजुअल्स मिल सके और वो चीज़ स्टिमुलेट हो सके और वो ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस उसको बना सके। जो फीमेल होती है उसके साथ विजुअल का सीन ही नहीं है। उसके साथ विजुअल का सीन ही नहीं, मतलब आप ये सब, मेरे पास ये तक केसेस आ जाते हैं कि सर मुझे बताइए कि मैं आए दिन उसको बोलता रहता हूँ कि बेबी पिक्स भेजो। कौन से वाले पिक्स भेजो, अभी आप समझ रहे हो, है ना, सैंड न्यूज़। ठीक है, हाँ सैंड न्यूज़। तो मैं हमेशा उससे मांगता रहता हूँ, मैं उसको कॉम्प्लीमेंट करता रहता हूँ, मुझे तो बड़ा मज़ा भी आता है, सब कुछ है, पर वो कभी नहीं मांगती। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं मेरे में कोई कमी है, या मैं उतना अट्रैक्टिव नहीं लगता, या ऐसा क्वेश्चन उसको, मतलब उसका सेल्फ इस्टीम पे बात आ रही है, आप समझिए। अब देखो एजुकेशन है तो है, अभी उसको फिर समझ में आनी चाहिए कि लड़कियों को विजुअल्स अपील ही नहीं करते। ओके, अगर आप किसी लड़की के सामने ऑल ऑफ सडन ऐसा नेकेड पहुंच गए, शी विल बर्स्ट इनटू लाफ्टर, पागलों जैसे हंसेगी कि क्या दिमाग खराब हो गया क्या। ठीक है, और अगर बंदे के सामने बंदी वैसी आ जाए तो उसको तो बिल्कुल, उसका तो मूवमेंट बन जाएगा, ट्रिगर हो जाएगा। ठीक है, तो फीमेल्स के साथ काम करते हैं ऑडिटरी सेंसेस, यानी कि एक फीमेल तब स्टिमुलेट होगी जब आप उसके बारे में कुछ अच्छा बोल दो, कुछ अच्छा सुन ले वो अपने बारे में, आप उसकी तारीफ़ कर दो, या आप कुछ अडल्ट्री कोई चीज़ ऐसी बोल दो जो सुनने में स्टिमुलेटिंग हो, या आप कुछ विस्पर कर दो उसके कान में अच्छा सा। तो ड्यूरिंग द इंटरकोर्स भी ये होता है कि लड़की उस मोमेंट पे भी कह रही होती है कि कुछ बोलो ना। ऑल राइट, ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी वो बोल रही है कि कुछ बोलो ना, और बंदा जो पूरा कॉन्सेंट्रेशन से लगा हुआ है उसको ऐसा लग रहा है कि यार तुमको इस टाइम पे भी बात ही करनी है। तुमको अपने 20,000 शब्द यहाँ पूरे करने हैं, तुम्हारे 20,000 शब्द तुमको यहाँ भी बात ही करनी है। ठीक है भाई, बात नहीं करनी है, जो ट्रिगर आप चाह रहे हो ना, वो ट्रिगर उसको आएगा ही तभी जब आप कुछ बोल दो, या चाहे आप गंदा संदा ही कुछ बोलो, बट उसको स्टिमुलेट ही वैसे ही होगा, है ना। मतलब आप गालियाँ भी बक रहे हैं ना, तो वो भी उस चीज़ उसको स्टिमुलेट कर रही है, आपको पता है। तो हाँ, मतलब जैसा बहुत सारी चीज़ें हैं। तो
अब ऑडिटरी और विजुअल्स का भी ऐसा खेल है कि एक दो लोगों के बीच में ये भी चीज़ें होती हैं, है ना। तो बोलने की जो बात है 20,000 वर्ड्स वो तो अपनी जगह है, इन जनरल भी फीमेल को ऑडिटरी सेंसेस ही उसके ज़्यादा एक्टिव होते हैं, तो आप वैसे ही, इसलिए मैंने एक दो अपने वीडियोस में भी ऐसा बोला है कि लड़कियां जो रहती है वो उन लड़कों से जल्दी पड़ जाती है जो बातें अच्छी करते हैं, जो उनके बारे में अच्छा अच्छा बोल देते हैं, या फिर ऐसे भी दुनियादारी के बारे में अच्छा सा बोलते हैं, या जिनकी आवाज़ अच्छी है या कुछ भी, ठीक है, चाहे वो कैसे भी दिख रहे हो। और लड़के जो हैं नॉर्मली उसी लड़की को चेस करते हैं जो विजुअली अपीलिंग लग रही है। तो आप समझ रहे हैं ना कि मतलब सही बात है, ये तो आपने मोटी मोटी यही गेम है, मोटी यही गेम है। मतलब अगर किसी को लग रहा है कि मुझसे बंदी नहीं पड़ रही है या मुझसे रिलेशनशिप्स नहीं बन रहे या लड़कियां मुझसे अट्रैक्टिव नहीं लग रही है, तो आप जिम विम जाना कम करो और कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल बढ़ाओ, उनसे क्या बात करना है, उनके सामने कैसे पेश आना है, क्या लहजा रखना है क्योंकि बॉडी वॉडी बना के चलेगा और वहां होके जाके खड़े कुछ बोल, और वहाँ विजुअल काम ही नहीं कर रहे हैं कि आप कैसे दिख रहे हो, ये मैटर ही नहीं कर रहा है। सही बात है। तो हम लोग यही सोच के फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं, जलते रहते हैं कि मॉल्स में जाओ तो यार ऐसे कोई लंगूर है वो बढ़िया सी लड़की लेके घूम रहा है। अरे भाई सही कह रहे हो, अब ये बहुत होता है यार भाई, ये होता है भाई कि भाई ये लड़की तो इसके औकात के बाहर है, ये कैसे डोल रहा है, हम मर गए क्या हमें। तो मतलब वो बोलने में बहुत अच्छा है। हो सकता है कि जब वो उसके साथ टाइम स्पेंड करती है तो उसको उधर ही दुनिया दिख रही है भाई। लेकिन वैसे पता है कुछ कुछ बोलने में भी अच्छी नहीं होगी, उनमें ना पैसा होगा, सही बताऊं। भाई पैसे की बात करते हैं, पैसे से फीमेल अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, मेल अट्रैक्शन। पैसा कितना आपके माइंड को इम्पैक्ट करता है एक रिलेशनशिप मेरे ख्याल से भाई, क्योंकि इसको ना थोड़ा इस एंगल में लेकर भी बताना कि जैसे लड़कियों को लड़कों के घर जाना शादी करने के बाद, तो इसीलिए ऐसा कहा जाता है जो स्टीरियोटाइपिंग की गर्ल्स आर गोल्ड डिगर, ये वन ऑफ द रीजंस है क्या। अगर अदर वे होता नेचुरली कि लड़के को जाना है तो शायद लड़के भी करते, ज्यादातर लड़कियों के लिए ही कहते हैं कि गोल्ड डिगर है। तो ये रीजन ऐसा कुछ है क्या। नहीं, ज़्यादातर लड़कियों को इसलिए कहते हैं क्योंकि लड़के नहीं जाते ना लड़की के घर रहने, नहीं तो लड़कों का भी पता लगता कि क्या है क्या नहीं है। तो वही मैंने बोला, यही है कि मेजर रीजन है आपके हिसाब से। जो मेजर रीज़न ये तो मुझे नहीं लगता, अब सब्जेक्टिव है ना, कोई लड़की अगर ऐसा सोच भी रही है तो सोच रही है फिर, है ना, पर आप जनरलाइज नहीं कर सकते। पर एक चीज़ जो है जो कही जा सकती है उसके कॉन्टेक्स्ट में, वो ये कि जो कोई भी फीमेल है तो उस फीमेल को अथॉरिटी और पावर ज़रूर ट्रिगर करता है ना। यानी कि एक मतलब आप देखिए कि पुराने ज़माने से ही ऐसा चलता आया है कि लड़की जो है वो अपने से 2 साल 3 साल 4 साल बड़े लड़के के साथ कंफर्टेबल फील करती है, ज़्यादा प्रोटेक्टेड फील करती है, और वो जिन बैचमेट्स के साथ रही है उसका हस्बैंड जो है कहीं ना कहीं उनसे ज़्यादा अथॉरिटी और पावर रखता है, तो एक स्वैग भी वो फील करती है ना। तो किसी भी बंदी का जो बॉयफ्रेंड है अगर उसके पास ज़्यादा पावर है, ज़्यादा अथॉरिटी है, वो लीडरशिप पोजीशन पे है, उसके ज़्यादा कंट्रोल में लोग हैं या उसका दबदबा ज़्यादा है, तो ये एक बहुत बड़ा फैसिनेशन लड़कियों के लिए होता है, नो डाउट। अब इस चीज़ के साथ अगर पैसा भी आ रहा है तो हमको ऐसा लग सकता है कि इसने पैसा देखा होगा, बट पैसे से ज़्यादा उस बंदे का जो स्वैग है उसके काम को, कि उसकी जो पावर है या अथॉरिटी है उसके काम में, वो ज़्यादा ट्रिगर करती है। तो ये ज़रूर, हाँ ये ज़रूर है, ये उसे ज़्यादा प्रोटेक्टिव और ज़्यादा सिक्योर्ड फील करती है वो, कि एक ऐसा बंदा जो अभी दुनिया चला रहा है तो उसके साथ रहना कितना सही है। भाई एक तो ये हो गया दबदबा है, स्वैग है, चलो, लेकिन ऐसा भी क्यों होता है कि लड़कियां अट्रैक्ट होती हैं बैड बॉयज या फिर जो रेड फ्लैग्स होते हैं, मतलब इसमें दबदबा काउंट नहीं होगा ना, मतलब बैड बॉयज वहाँ पर भी अट्रैक्ट होती हैं लड़की, कि मतलब उन्हें पता है कि ये लॉन्ग टर्म के लिए नहीं है और ये बंदा थोड़ा है कि यूज करके। मैं मतलब बेसिकली ना एक रील देख रहा था, उसमें एक बंदा सर्वे कर रहा था, रैंडम स्ट्रीट्स पे लड़कियों से पूछ रहा था वुड यू रादर डेट अ बॉय और अ वर्जिन गाय। तो सब लड़कियों ने बोला आई वुड डेट अ बॉय, आई वुड डेट अ बॉय। उससे पूछा क्यों, किसी ने बोला कि उसके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा, किसी ने बोला कि मतलब अट्रैक्टिव ज़्यादा होगा, खेला खिलाया खिलाड़ी होगा ऐसा। पर लड़कियों को सेटल होना है किसी शरीफ आदमी के साथ, है ना, सबको चाहिए मेरा मैन लॉयल हो, वो फक बॉय ना हो, इधर उधर ना मुंह मारे। पर डेट सबको या अट्रैक्शन सबको इनिशियल ऐसे लड़कों से हो रही है, तो ऐसा क्यों होता है? ये इसको तो आप फ्लिप कर लो तो भी यही है कि लड़के को जाके पूछ लो कि तुझे कैसी लड़की चाहिए। नहीं भाई, नहीं, अगर आप बोलोगे मैरिज मटेरियल तो वो अलग ही बता देगा फिर, पर उसको जो लड़की अट्रैक्टिव लग रही है, जिसको चेज कर रहा है कि भाई इसको तो सेट करना है कैसे भी करके, वो अलग ही होती है, ठीक है। वो लड़की उसके कितने रिलेशनशिप या कितने बॉयफ्रेंड रहे हैं उसको मतलब नहीं, उसको तो ये कि यार इसको पटाना है, बट शादी करनी है तो फिर सोचना पड़ेगा। तो ये तो सेम है। पर लड़के ना भाई, आपको नहीं लगता बहक जाते हैं, उसके साथ भी सीरियस हो जाएंगे लड़के? मुझे तो ऐसा भाई लगता मुझे है। पता क्या लगता है, जैसे आपने बोला कि लड़के लुक्स को देख के अपील हो जाते हैं,
अगर वो लुक वाली लड़की उनके हत्ते आ गई, मतलब बेसिकली उसको पटा लिया, तो वो सेटलमेंट भी कर ले, सेटल हो जाएंगे उसके हाँ साथ। वही मैं कह रहा हूँ कि वो प्यार कर लेते हैं, मतलब उनके ऊपर वो। और भाई ये भी एक चीज है कि जैसे आप कह रहे हो कि फ्लिप कर दें, लड़कियां डेट करना चाह रही है फक बॉय को, पर वो उन्हें पता है उसकी फितरत कैसी रही है, स्टिल दे एक्सपेक्ट कि वो बदल जाएगा और फिर वो मैं उसे बदल दूंगी, मेरे लिए बदल जाएगा, पर वो नहीं बदलता। तो फिर तुम पहले ही मत उस तरफ अट्रैक्ट हो ना, अगर तुम्हें पता है, फिर भी तुम क्यों हो रहे भाई आपके पास 2 क्वेश्चन आ गए अलग अलग। हाँ मतलब पहले तो पीयूष भाई ने जो बोला, मैं भूल ना जाऊँ यार वो कि जो लड़का है उसको भी प्यार व्यार हो जाता है और ये सब हो जाता है। तो यहाँ पे भी एक बड़ी मज़े की चीज़ है कि ये भी साइकोलॉजिकल है कि फ़ीमेल जो रहती है, फ़ीमेल के साथ कैसा होता है कि मान लीजिए वो किसी लड़के को डेट कर रही है, तो फीमेल का इनिशियल अप्रोच कभी भी उसके क्लोज आना या इंटीमेट होना या सेक्सुअल होना नहीं है, ठीक है। उसका इनिशियल अप्रोच है उसके साथ एक बॉन्ड क्रिएट करना, रिलेशनशिप बनानी, उसके साथ एक स्ट्रेंथ आ जाए, ठीक है। तो आपने कोई मूवी है जिसमें अमिताभ बच्चन कहते हैं कि एक लड़का जो है वो शादी की कीमत चुकाता है सेक्स के लिए, और एक लड़की जो है वो कीमत चुकाती है एक शादी के लिए, एक रिलेशनशिप के लिए, ठीक है। मतलब अप्रोचेस बता रहा हूँ। तो जो फीमेल होती है वो क्या चाहती है, पहले बॉन्ड बन जाए और फिर वो इंटीमेट हो, यही चाहती है ना। वो उस लड़के के साथ और इंटरकोर्स ये सारी चीज़ों में जाना चाहती है जिसको लेकर वो इंश्योर है कि हाँ मुझे ये प्यार करता है, ये मुझे चाहता है। और लड़के कैसे हैं, लड़कों के साथ थोड़ा अगेन यहाँ पर अलग है कि लड़के जो हैं वो पहली अप्रोच में ये सोच रहे होते हैं कि इसके क्लोज कैसे जाऊँ, ठीक है। और वो जब इंटरकोर्स वाली एक्टिविटी को कंप्लीट कर चुके हैं उसके बाद उसकी आंखें और बाल देख रहे हैं कि यार तुम्हारी आंखें कैसी है, तुम्हारे बाल कितने सही हैं, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, उसकी स्किन कैसी है, कैसा टेक्सचर है, क्या है, ये है वो है, ठीक है। तो आप देखना कि लड़के जो हैं कई बार उनको प्रोस्टिट्यूट से भी प्यार हो जाता है, ठीक है। अब वहाँ तो ये सोच के नहीं गए थे, बट क्योंकि इंटीमेट हुए हैं उसके साथ, बॉडी क्लोज आई है, ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, बॉन्ड बनता है, तो उनको प्यार हो गया। तो ऐसा नहीं है कि लड़कों को प्यार नहीं होता है, पर लड़का पहली अप्रोच में क्लोज आना चाहता है और लड़की चाहती है कि पहले तू प्यार का इंश्योर कर दे तो फिर क्लोज आऊँ। लड़कियां कैलकुलेट, सही कह रहे हो, लड़कियां कैलकुलेटिव होती है, लड़का इस बात में भोला इस टाइप में हो जाता है कि वो सोचता वही है, लेकिन उसे पता नहीं लगता कब प्यार भी हो गया, खिंच गया मैं उस तरफ। भाई इसको ऐसे कह सकते हैं कि बॉयज़ के ज़्यादा हार्मोन एक्टिव हो रहे हैं, क्योंकि गर्ल्स भी अगर किसी को देखते हैं अट्रैक्टिव बंदे को। हाँ देखो यहाँ पे ना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, मैं आपको बताता हूँ कि एक ग्राफ है कि हम ये ऐसा समझ लेते हैं कि एक लड़का है और एक लड़की है, ये इसके पूरे लाइफ टाइम में सेक्सुअली सबसे ज़्यादा पिक पे ये लोग कब होते हैं, ठीक है। अब जब पिक पे है तो है, फिर वो देख रहा है नहीं देख रहा है ये सब आप ये अब समझ लो, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो लड़की किसी को देखेगी तो ही हम समझेंगे कि उसके दिमाग में ऐसा आ रहा है। तो वो ग्राफ कुछ यूँ है कि एक मेल अपनी पूरी लाइफ टाइम में, पूरी ज़िंदगी में, जब 20 से 22 की उम्र के दौर में होता है तो वो हार्मोनली सबसे ज़्यादा एक्टिव होता है, यानी टेस्टोस्टेरोन लेवल सबसे हाई, एकदम जंगली होता है। मतलब वो दुनिया की किसी भी लेडी के साथ फैंटेसाइज कर लेगा उस टाइम पर, ठीक है। उस समय उसको किसी भी क्लासरूम में आप भेज दो, पहले वो 4 लड़कियां ढूंढ लेगा कि कौन सी सही लग रही है अपने लायक, है ना। और फिर उसमें से किसको चेज़ करना है, क्या करना है, उसके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा है। वो किसी को मिल भी रहा है, मान लीजिए किसी से बात बन भी गई और मिला भी, तो वो क्या चाहेगा पता है, यार हक तो कर ही सकते हैं। अब वो ऐसा कोई प्लान बना के नहीं कर रहा है, हर मेल दुनिया का ऐसे, यार हक तो कर ही सकते हैं, यार हाथ तो पकड़ ही सकते हैं, यार तुम इधर सिर तो टिका ही सकती हो। मतलब वो समहाउ ना वो इंटीमेट या क्लोज होना चाह रहा है, ठीक है। उसके हार्मोन्स उसको उस तरफ के लिए पुश कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन उस बंदे के साथ रहती है और 22-25 साल की उम्र के बाद लगातार ये ढलान पे रहता है। जब तक वो 40-45 की उम्र में आता है तब तक बहुत स्टेबिलिटी आ गई होती है, उसको करियर, फ्यूचर, बच्चे, वाइफ, उनकी एजुकेशन, सोसाइटी, ये सब दिखने लगता है। एक फ़ीमेल जो होती है उसके पूरे लाइफ टाइम में ये दौर आता है जब वो 34 से 38 के बीच में होती है। फीमेल्स का ज़्यादा है 4 साल, बॉयज़ का 2 साल है। नहीं 2 साल नहीं है, मतलब मैं एक बता रहा हूँ कि इस एज ग्रुप के दौरान वो पिक पे होती है, जब वो हार्मोनली सबसे ज़्यादा सेक्सुअल फील करती है, ज़्यादा हॉर्नी है कह दो या कुछ भी। अब आप इसको ये देख लो कि उसके पहले हम जो फीमेल है वो सेंटिमेंट्स और इमोशंस और इन सब चीज़ों में ज़्यादा है, वो तब भी है। पर क्या होता है ना कि इंसान दुनियादारी देख रहा है तो वो थोड़ा सा मैच्योर भी तो होते जा रहा है, इमोशनली मैच्योर भी हो रहा है, बचकानी चीज़ें भी कम हो रही है, और उसके बाद हार्मोन्स भी उसको ज़्यादा ट्रिगर कर रहे हैं उस एज में।
तो एक और प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ आती है, जो कपल्स के जो ज़्यादा इश्यूज आते हैं, ये भी एजुकेशन की बात है कि कपल आ रहा है और बोल रहा है कि शादी हो गई मान लीजिए 30-35 की उम्र में, और उनकी सेक्सुअल लाइफ जो है वो लगातार डिग्रेड हो रही है, धीरे धीरे सैचुरेशन आ रहा है, और वाइफ की उम्र और उसके हार्मोन्स के हिसाब से तो वहाँ पे जान ज़्यादा आनी चाहिए, ज़्यादा धमाल होना चाहिए। अब लोग कह रहे हैं यार सर इसको पता नहीं अब क्या हो गया यार, ये अलग ही फॉर्म में रहती है। आप समझ रहे हैं, पहले तो इतना नहीं करती थी, आजकल इसको यही सब दिखता है, पता नहीं क्या देखती है दिन भर फ़ोन में या क्या कर रही है। अब हमें नहीं पता कि यार वो उसकी उम्र है। इसलिए आप देखना कि एक फ़ीमेल की तरफ से सबसे ज़्यादा अगर इस वजह से एक्स्ट्रामैरिटल अफेयर इनिशिएट होंगे तो जाहिर तौर पर वो उसी उम्र के कहीं की आसपास की लेडी है, तभी वो तो कहीं ना कहीं मजबूर है, या फिर वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इनकरेज हो जाती है या उसके हार्मोन्स को पुश करते हैं कि वो ये सब चीज़ें सोच रही है और उस तरह से भी लोगों को देख रही है जहाँ पर उसकी वो नीड्स भी फुलफ़िल हो। तो मेल और फीमेल दोनों के साथ वो समय आता है, पर अलग अलग टाइम पे आता है। तो एक और प्रॉब्लम अपने सोसाइटी में ये है कि मान लीजिए 20, 22, 25 में अभी जब शादियाँ होती थी, अब तो खैर इतनी जल्दी नहीं होती, तो मेल की रिक्वायरमेंट तो फीमेल पूरी कर ही देती है। वो हार्मोनली एक्टिव है तो वो तो मना करेगी नहीं उसको क्लोज आने के लिए। पर यही कपल जब उस एज में जाता है ना 35-40 में, तो वहाँ पर फीमेल की रिक्वायरमेंट मेल नहीं पूरी कर रहा है। अब उसे ऐसा लग रहा है तुमको क्या हो गया यार अचानक से, आजकल तुम अलग ही मूड में रहती हो। ठीक है, अब ये एजुकेशन वाली बात है कि भाई तुझे थोड़ा प्रायोरिटाइज तो करना पड़ेगा अपने सेक्सुअल लाइफ को भी। ठीक है, तुझे थोड़ा उनकी नीड्स को या उनकी ज़रूरतों को भी समझना पड़ेगा। तो ऐसी चीज़ें होती है, इसकी वजह से भी अफेयर्स और लफड़े। तो भाई इस केस में फिर मर्द क्या करे? प्रायोरिटाइज करे अपनी मतलब सेक्सुअली एक्टिव रहे और सेक्सुअल लाइफ को। हाँ, वो ये सोचना बंद कर दे कि यार मैं इतना मैच्योर हो गया हूँ, इतना साल हो गया शादी को 15 साल, अब मैं भी थोड़ी ना पागल हुए जा रहा हूँ तो तुम भी समझो। वो ये सोचना बंद कर दे, क्योंकि आपके हार्मोन्स का सिनेरियो अलग चल रहा है, उसका अलग चल रहा है। तो आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। अगर आप 22 में थे और लड़की आपको बोल देती कि यार ये सब रोज़ नहीं चलेगा यार, तो कैसा लगता? ये बस वैसी ही बात है कि उसने आपकी सेंटिमेंट्स को, आपकी इमोशनल फीलिंग, आपकी ज़रूरतों को पूरा किया, तो आपको भी थोड़ा तो उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, जो कि लोग नहीं करते हैं कई बार। तो ये भी पंगा है, इस वजह से भी लफड़े होते हैं। अच्छा भाई, आप कंसल्ट करते हो रिलेशनशिप को लेकर, आप मतलब ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं? दिल्ली से आते हैं, मुंबई से, इंदौर से, मतलब ऑल ओवर द कंट्री से आपको आते होंगे ना? तो ज़्यादा केसेस कहाँ से आते हैं? और कोई एक ऐसा केस बताओ बहुत पेचीदा जिसमें आप भी हक्के बक्के रह गए और आपने कहा यार ये कैसे सॉल्व होगा, इनको कैसे समझाऊं, कैसे रियलाइज़ करवाऊं, कुछ बताओ। एक चीज़ हुई थी कुछ टाइम पहले, क्योंकि दिल्ली से इसलिए ज़्यादा केस आते हैं क्योंकि हमारे फॉलोवर्स ही दिल्ली से सबसे ज़्यादा है, लगभग 9 to 10%। तो अगर हम लोग 3 लाख पर हैं आज, तो 30,000 सिर्फ दिल्ली से हैं। हाँ, और नोएडा गुड़गांव मिला के शायद तो हमारे लिए तो बड़ा मार्केट यही है, तो जाहिर है यहीं से ज़्यादा आएंगे। पर शुरुआती दिनों में जब मैं था तो हमने कोल्डिंग का कोई केस था, उसके लिए लोग मेरे पास। टर्म को एक्सप्लेन कर दो। कोल्डिंग ये होता है कि जैसे आजकल थोड़ा सिनेरियो ऐसा हो गया है कपल्स में कि यार सेक्सुअल लाइफ को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। जो दो इंडिविजुअल जो ओपन माइंडेड है और मैरिड है आपस में, वो ऐसा भी सोच लेते हैं कि भाई क्यों ना इसको एक्सप्लोर करें, कहीं बाहर जाएं और लोगों को इन्वॉल्व करें और फन करें, मस्ती करें, ये सब चीज़ें होती है। तो ककोल्डिंग भी ऐसे ही है कि उसमें मेल यूजुअली चाहता है कि कोई दूसरा मेल उन लोग को ज्वाइन करे उस एक्टिविटी में, सेक्सुअल एक्टिविटी में, और वो उसकी फ़ीमेल के साथ इंटीमेट हो और वो उसे देखे भी या उसे लग रहा है तो उसे ज्वाइन भी करे। इस चीज़ से वो स्टिमुलेट होता है और ट्रिगर होता है और उसको मज़ा आता है। ठीक है, तो ककोल्डिंग ये चीज़ होती है जो हम लोगों ने यूजुअली कभी पॉर्न वगैरह में या यहाँ देखा है। तो उस चीज़ के लिए मेरे पास आया कि वुड यू लव टू बी द बुल, क्योंकि ककोल्डिंग में ऐसा होता है कि जो थर्ड पार्टनर आ रहा है उसे बुल कहते हैं। आप ही को ऑफर आ गया। अरे तेरी, आपको किसी ने बोला कि आप आके मेरी वाइफ के साथ इंटीमेट हो एंड आई विल वॉच इट। हाँ, ये चीज़ें होती है, और ये एक बार नहीं, ऐसे कई सारे मामले हैं अलग अलग तरह के, थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर करके बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसी चीज़ें आती रहती हैं। तो मुझे लगा यार ये सब चीज़ें क्या हैं, पर हाँ फिर मुझे समझ में भी आया कि कोल्डिंग के लिए जब कोई व्यक्ति किसी को इन्वाइट कर रहा है, तो क्योंकि वाइफ इन्वॉल्व है तो वो ज़्यादा सिक्योर रहना चाहता है। वो चाहता है उसकी इमेज, उसकी सारी प्राइवेसी या अंडरस्टैंडिंग सही हो उस बंदे के साथ, कोई गलत इंटेंशन ना हो किसी का। तो उनको ऐसा लगा कि यार ये बंदा तो खुद ही कोच है, इसकी अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी है, मैच्योर है, तो ये थोड़ी ना कोई गड़बड़ करेगा, ये तो इसको मैच्योरली ही मेरी बात को लेगा, मतलब मैं इसको कह सकता हूँ खुलकर। तो वो चीज़ थी जो बड़ी वियर्ड सी थी जो उस टाइम पर आई थी।
ऑल्दो ऐसी कई सारी चीज़ें भाई और क्या क्या चल रहा है मार्केट के अंदर, मतलब और क्या क्या टर्म्स हैं या वाइफ स्वैपिंग भी बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है, हमने सुना है। सी ये मैंने कहा ना कि हमारा जो ब्रेन जिस तरह से बना है उसमें इस तरह की फैंटेसीज कई सारी हो सकती हैं। एक इंसान जो है वो पहले तो इतना एक्सेस नहीं था ना हमारे पास पॉर्न या एडल्ट कंटेंट का। अब एक बच्चा जो है 18-17 साल से ही पॉर्न देख रहा है, उसने क्या नहीं देख लिया 20-22-25 तक होते होते। अब आपने 25-30 साल की उम्र में उसकी शादी कर दी है और एक ही लड़की एक ही व्यक्ति के साथ अब उसको अपनी सेक्सुअल सारी डिज़ायर्स पूरी करनी है, तो वो कैसे होगी? तो उसके अंदर वो स्टिमुलेशन होने ही बंद हो जाते हैं, वो स्टिमुलेशन होने ही बंद हो जाते हैं। तो आप कह दोगे कि यार ये तो नामर्द है यार, इससे तो ये मतलब ये तो ये चीज़ नहीं कर पा रहा, बट ऐसा नहीं है। उसका दिमाग जो है उसमें इतना सैचुरेशन हो गया है वही वही सब देख देख के। तो अब उसको स्टिमुलेशन के लिए कुछ नई नई चीज़ें करनी है, तो नई नई चीज़ें करनी है तो वो पॉर्न को और एक्सप्लोर कर रहा है, क्या क्या एक्टिविटीज़ पॉसिबल है जो की जा सकती है। तो ऐसे करते करते इंसान यहाँ तक पहुँच गया। ठीक है भाई ये तो कलयुग आ गया भाई, कलयुग है भाई ये तो। भाई आपको बीइंग अ काउंसलर क्या लगता है, इज द सोसाइटी गोइंग इन अ राइट डायरेक्शन? क्या ये उनके रिलेशनशिप को हेल्प कर रहा है? आपने देखे हैं रिजल्ट्स, देखे हैं क्या हो रहा है? नहीं देखो, हेल्प तो नहीं कर रहा है, पर यहाँ पे एक बहुत ही ज़रूरी बात हम लोगों को समझनी पड़ेगी, वो ये कि इंडिया के अंदर पिछले हज़ारों सालों से स्पिरिचुअलिटी को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना गया है। तो स्पिरिचुअलिटी का जो रोल है वो सिर्फ इसलिए है कि वो सारी इच्छाएं जो एक समय पर आपका ही बुरा करने लगे, ठीक है, तो आप उन इच्छाओं को थोड़ा सा कंट्रोल कर सको। मान लीजिए आप ज़रूरत से ज़्यादा ही मीठा खाते हैं और आपको डॉक्टर कह रहा है यार इतना मीठा मत कंज्यूम करो, डायबिटीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ये जो मीठा खाने का जो प्रलोभन है ये अब आपको नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे ही सोना, कुछ लोगों को सोने का शौक है, सोते रहते हैं, उठ ही नहीं पा रहे हैं, पिछले 10 साल से गोल बना के बैठे हैं कि सुबह 6 बजे एक दिन उठेंगे, आज तक वो अचीव ही नहीं हुआ, वो 8-9 बजे से कम कर ही नहीं पाए। तो सोना एक चीज़ हो गया, सेक्सुअल जो प्रलोभन है वो एक चीज़ हो गया। तो हमारी कम्युनिटी, हमारी कल्चर में ये चीज़ें बहुत पहले से है कि कोई भी चीज़ जो है, कोई भी प्रलोभन अगर ज़रूरत से ज़्यादा टेक ओवर कर रहा है तो आप उसको संभाल सको, इसके लिए आपका अपनी इंद्रियों पे एक ठीक ठाक कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए हम लोग अध्यात्म की बात करते हैं कि गलत कुछ भी नहीं है। अब समोसा खाना अच्छी बात है, गलत नहीं है, पर रोज़ के 3 खाओगे और सुबह शाम वही खाओगे और उसी से पेट भरोगे तो मर ही जाओगे, है ना। तो कहीं तो जाके रुकना है ना। तो इंसान रुकना चाहता भी है पर वो रुक नहीं पाता। जैसे सेक्सुअली भी इंसान, कई लोगों को पता है कि यार मुझे एक्स्ट्रा अफेयर नहीं करना है, ये अच्छी बात नहीं है, बट वो रोक नहीं पा रहा है। मुझे यार अब किसी लड़की के पास नहीं जाना है, ये अच्छी बात नहीं, बट वो रोक नहीं पा रहा है। तो वैसे ही मीठा नहीं खाना है बट रोक नहीं पा रहे हैं। तो प्रलोभन तो किसी भी तरह का हो, उसको रोकने के लिए हमको थोड़ा सा अध्यात्म वाला हमारा डायमेंशन ठीक होना ज़रूरी है। तो लोग अगर अपने स्पिरिचुअल डायमेंशन पे काम नहीं करेंगे ना तो ये चीज़ें बढ़ती ही जाएंगी और इंसान खुद को बर्बाद ही करेगा इन चीज़ों में। तो यहाँ पे कोई नहीं है जो इस लिमिट को तय कर दे कि भाई यहाँ तक ठीक है, इसके बाद गलत है। सही कह रहे हो। आपके प्रलोभन ही उन लिमिट्स को डिसाइड करते हैं। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअली ग्रूम हो और फिर भी ये सब कर रहे हो तो ठीक है, बट स्पिरिचुअली ग्रूम नहीं है और ये सब कर रहे हो तो फिर आप भटके हुए इंसान हो। फिर आप कहाँ पहुँचने वाले हो हमको भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता। और अल्टीमेटली खराब ही है वो। हाँ, वो आपको भाई लेकिन जो लोग ये प्रैक्टिस करते होंगे, जैसे आपने बोला थ्रीसम या कक होल्डिंग जो आपने बताया, मतलब अगर वो लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो चीज़ उनको सेटिस्फैक्शन दे रही है, उनके बॉन्ड और क्लोज हो रहे हैं अपने वाइफ के साथ, अपने पार्टनर के साथ, तो वो इसको जस्टिफाई करेंगे हमारे लिए तो बढ़िया हो रहा है, हमारा बॉन्ड क्लोज हो रहा है, हम अच्छे हो रहे हैं, हाँ चीज़ें सॉल्व हो रही हैं। अब तो करो ना जस्टिफाई। हाँ। भाई अब कोई चोरी कर रहा है और बोल रहा है कि इससे मेरा घर सही चल रहा है तो करो। अब जस्टिफाई होने से क्या होता है? सही और गलत और क्या है क्या नहीं वो तो हम सभी जानते हैं। भाई ये वाली बातें तो हुई अपने कि जिनकी शादी हो चुकी है वो वाले कपल्स थोड़ा यंगर एज में आते हैं कि वो वाले किस्से, वो कैसे केसेस आते हैं आपके पास? यंग एज वाले लोग भी आपको करते होंगे अप्रोच, जो 22, 23, 24 साल के हैं, बेसिकली जो अनमैरिड है। हाँ, जो अनमैरिड है, जो कॉलेज में है या मतलब जो इस वाले टाइम फेज में है, उनका स्कूल के बच्चे भी अप्रोच करते हैं क्या आपको? नहीं यार, 18 से कम वालों को तो हमने एंटरटेन करते। पर ये है कि जो अभी का जो जनरेशन है उसको एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ समझ लेनी चाहिए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपने किसी के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया तो जैसा हम लोग पहले बात कर रहे थे तो मैं बता रहा था कि 6 से 18 महीने के बीच में एक ग्लोरियस फेज़ जो डे 1 से शुरू होगा,
रिलेशनशिप के, यानी कि सब हवाओं में है, खूब मज़ा आ रहा है, ऐसा लग रहा है इससे अच्छा लड़का या लड़की नहीं हो सकती। उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उसके साथ घूमना है, मूवी देखना है, उसी के साथ कॉलेज जाना है, आना है, खाना पीना सब कुछ करना है, बहुत मज़े से सब चल रहा है। 6 महीने से 18 महीने के बीच में कभी भी वो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, यानी कि वो ग्लोरियस फेज एंड होगा। जैसे आज आप और हम लोग बैठे हैं तो मैं अपनी कमियां थोड़ी ना बताऊंगा आपको, या मैं आपको ऐसे गाली थोड़ी ना बक दूंगा, या आप मुझे थोड़ी ना बक दोगे। पर हम ज़रूरत से ज़्यादा ही साथ में रहने लग जाए तो हो सकता है किसी दिन लड़ी लें, 3 में से 1 से मेरा झगड़ा ही हो जाए। ठीक है, तो ये ह्यूमन नेचर है कि यार कोई चीज़ अगर नेगेटिव है तो वो आज नहीं होगी, वो टाइम के साथ धीरे धीरे बाहर आएगी कि हमारी आदतें कैसी हैं, हमारे बिहेवियर कैसे हैं, हम किन चीज़ों में अच्छे हैं बुरे हैं। तो 6 से 18 महीने में वो रियलिटी सामने आ जाती है। तो ज़्यादातर ब्रेकअप्स जो होते हैं रिलेशनशिप्स में वो 6 से 18 महीने के बीच में ही होते हैं। तो 18 महीने भी अगर आपने निकाल लिए और आपकी रिलेशनशिप अब सही चल रही है और आपको ऐसा लग रहा है अभी भी आप एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, तो अब वो टाइम है जब आप उस रिलेशनशिप को सीरियसली लेना शुरू करो। तो लोग क्या करते हैं, उस पीरियड तक पहुँचते नहीं है और जन्मों जन्मों की कसमें खानी है उनको, है ना। लंबी लंबी कमिटमेंट फेंक देते हैं, मैं तो ऐसा करूँगा वैसा करूँगा, करियर के प्लान चेंज कर देते हैं एक दूसरे के लिए। तू उस कॉलेज जा रही है तो मैं भी उसी कॉलेज चले जाता हूँ, चल साथ में रहेंगे, तू सिटी जा रही है तो मैं भी चले जाता हूँ, है ना। और वो 18 महीने के बाद वो चीज़ें ख़राब हो जाती कई बार। तो अब वाली बात नहीं है कि प्यार एक बार होता है और जिससे हो गया उससे हो गया, ज़िंदगी भर बितानी है। अब तो भैया 1.5 साल बिताने के बाद भी सब सही चले तो फिर वो इंसान आपके लिए डायमंड है, फिर आपको किसी भी कीमत पे उसको बचाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और अगर उसके बीच कुछ ख़त्म हो जाए तो ये अगेन मैंने कहा ना, ये एजुकेशन वाली बात है जो इस जनरेशन के लिए है कि उसके लिए ज़्यादा दुखी नहीं होना है, क्योंकि ये आपके साथ नहीं हो रहा है, ये होता ही रहेगा, ये अब न्यू नॉर्मल है। तो 6 to 18 मंथ तक के बीच का पेशेंस होना चाहिए, तभी रिलेशनशिप में बड़े बड़े कमिटमेंट करो। बाकी कैजुअल रहो, चिल करो, और नहीं चल रहा है तो भी अपने ज़रूरी चीज़ों पे भी ध्यान दो और आगे बढ़ो। भाई थोड़ा ना इस पे भी ज्ञान दे दो हल्का सा पॉडकास्ट एंड करने से पहले। जैसे आपने बोला कि अगर आपने 1 साल 1.5 साल बिता लिया तो दैट पर्सन इज़ डायमंड फॉर यू, मतलब अगर आपकी कंपैटिबिलिटी बैठ गई तो लोगों का यूजुअली नहीं चल पाता है, या फिर दे डू नॉट एंड अप गेटिंग मैरिड 6 साल 7 साल करने के बाद भी। फैमिली इश्यूज़ आते हैं, अपने आपस में कुछ इश्यूज़ आते हैं। तो जो लोग ये देख रहे हैं, लाइक फैमिली मेम्बर्स भी अगर देख रहे हैं, अगर भाई बच्चे या मतलब हमारी उम्र के लोग अगर 6 साल 7 साल 5 साल जितने भी साल साथ में हैं, तो मतलब वो एक दूसरे को जान चुके हैं और कंपैटिबल हैं, तो उसमें आपकी क्या राय है? क्योंकि बहुत से लोगों की वजह से ना फिर नहीं हो पाते, सेटल नहीं हो पाते फिर बच्चे। हाँ, इसका फैमिली बेसिकली मैं फैमिली के लिए कह रहा हूँ, फैमिली इश्यूज इतने बढ़ जाते हैं तो वो नहीं हो पाता। देखिए, फैमिली इश्यूज़ है और ये सब है, ये तो यार इसके लिए 6 साल साथ में रहने की ज़रूरत नहीं है। ये तो वो वाला फेज़ इंडिया में जा चुका है कि इंटरकास्ट के लिए आपको एक लड़ाई लड़नी है और घर वालों को रेडी करना। आज की तारीख में इंडिया की हर फैमिली जानती है कि यार ये सब चल रहा है, और अगर आपका भी चल रहा है तो आप आपकी फैमिली में ये सब चीज़ें क्लियर रख सकते हो शुरू से। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि मैं तो तेरे को शादी के 1 महीने पहले ही क्लियर बता पाऊँगा, अब वैसा नहीं है। दूसरी बात ये है कि बहुत सारे रिलेशनशिप इसलिए भी कन्वर्ट नहीं होते हैं क्योंकि एक तो जो फेज़ होता है वो होता है 6 to 18 मंथ वाला जो मैंने बताया, एक फेज़ होता है 5 से 7 साल वाला जब लोगों की इमोशनल नीड्स बदलती है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा बता देता हूँ 2 मिनट लेकर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा होता है। जैसे कॉर्पोरेट में मान लीजिए कोई भी व्यक्ति जॉब कर रहा है, मैं जॉब कर रहा हूँ, है ना। मैंने शादी किया तो मुझे लड़की चाहिए थी। कैसी लड़की चाहिए थी? मुझे लगा एक डिसेंट लड़की हो, एजुकेटेड हो, उसका खुद का करियर हो, वो मेरे घर वर को भी संभाल ले, थोड़ा ठीक से रख ले, और सुंदर सुशील हो। मैरिज मटेरियल, सबको ये चाहिए। मान लो मिल भी गया तो मुझे क्या लग रहा है कि एकदम 100% सही लड़की मिली मुझे। अब क्या हो रहा है कि वो डिसेंट है, थोड़ी शाय नेचर की है, व्यवस्थित है, ऐसी लड़की है। अब 5-7 साल भी हो गया उसके साथ रहते रहते, अब अचानक से ऑफिस के अंदर एक ऐसी लड़की आती है जिसमें थोड़ा चुलबुलापन है, जो थोड़ी मस्तीखोर है, जो अभी कल की फिक्र नहीं करती, क्या करना है कैसा करना है अभी बताओ, घूमने चलना है चलो चलते हैं, फुल ऑफ लाइफ है, ज़िंदगी को जी रही है बेहतरीन तरीके से। हाँ, तो उसको देख के मुझे ऐसा लगेगा यार मेरी वाइफ के अंदर तो बिल्कुल ही नहीं है ये वाला एलिमेंट। मतलब वो अच्छा लग रहा है मुझे कि यार कितना फुल ऑफ लाइफ है, ये कितना मस्ती से रहती है। अब जब भी कोई भी इंसान, ज़रूरी नहीं कि वो लड़की, कोई लड़का भी अगर ऐसा लग रहा है जो मुझे अच्छा लग रहा है उसके बारे में सोच के कि यार सही बंदा है, तो हमारे अंदर से ये कॉल आता है कि यार इसके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है, इसके साथ इसका फ्रेंड बनना है, इसके क्लोज जाना है। और वो चीज़ कई बार उसको उसके इतने क्लोज पहुंचा देती है कि वहाँ पर एक रिलेशनशिप डेवलप हो जाती है। ठीक है, तो एक व्यक्ति वहाँ पे ये सोच के गलती कर रहा है कि अब क्योंकि मैं इसके क्लोज आ गया हूँ तो इस मोमेंट पे तो मुझे लग रहा है कि ये 100% वाली बंदी जो मुझे एक्चुअली चाहिए थी, जिससे मैंने शादी की, ठीक है, बट ये अल्टीमेटली वो बंदी है जो मुझे चाहिए थी।
बट ये इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि आपकी इमोशनल नीड चेंज हुई है, और ये अगले 5 से 7 साल में दोबारा चेंज होगी। कल कुछ 5-7 साल बाद आप किसी लड़की को देखोगे कि वो प्रेजेंटेशन दे रही है किसी कंपनी का, बड़े अच्छे से वो बात कर रही है स्टेज पे जाके, और बहुत हज़ारों करोड़ की कंपनी की डील है और वो उसको क्रैक कर रही है और दुनिया भर की चीज़ें कर रही है। आपको तो लगेगा यार ये तो वॉरियर है, क्या बंदी है यार। तो फिर आपकी इमोशनल नीड ऐसा करेगी कि यार ये एलिमेंट तो अपनी दोनों बंदियों में नहीं है ये तो यार नेक्स्ट लेवल है। तो वो फैसिनेट करता है। अब वह रोकना नहीं रोकना खुद को वो अपने हाथ में है, बट ट्रिगर होता है। उस दिन आप घर पे आके उस चुलबुली लड़की को बोलोगे कि थोड़ी सीरियस हो जा भाई, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती है, तू लाइफ को इतना कैजुअली ले रही है, इतना ईजी नहीं है, ठीक है वो टाइम था अभी। तो आपकी इमोशनल नीड चेंज होती है ना, तो आप अपने पार्टनर को चेंज करना चाहते हो, और जब वो चेंज नहीं होता है और उस मोमेंट पे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए जो उस नीड पे सूटेबल बैठ रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा है यार ये है जो मुझे चाहिए था लाइफ में। तो आप जस्टिफाई करते हो खुद को कि यार अगर मुझे उससे प्यार है, अगर इफ़ आई फील हैप्पी विद हर, तो क्या मुझे राइट नहीं है उसके साथ रहने का या उसके खुश रहने का ज़िंदगी। लोग ऐसी बातें नहीं, थोड़े लिबरल थॉट्स नहीं हो गए आजकल ऐसे कि यार कि मुझे हक नहीं है अपनी खुशी चुनने का, ये वो। तो भाई खुशी तो आपकी हर 5-7 साल में इमोशनल नीड के हिसाब से चेंज होगी। यानी कि आप अपने इमोशनल फीलिंग्स के हिसाब से डिसीजन हर समय नहीं ले सकते, क्योंकि वो बदलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसलिए एजुकेशन और थोड़ी मैच्योरिटी और कमिटमेंट्स और ये सारी चीज़ें आ जाती है कि आपने जो चुना है आप उसके साथ रहें और लाइफ के दूसरे डायमेंशंस पे काम करें। जैसे मैं एक बार एक सेमिनार कर रहा था, उस सेमिनार में मुझे एक व्यक्ति थोड़े डिसेंट से, थोड़े सिस्टमेटिक से बैठे हुए सामने दिखे। तो मैंने बात करते करते उनसे पूछ लिया कि सर आप थोड़े एम्बिशियस किस्म के हैं। तो उसने बोला हाँ। मैंने कहा कि आप बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड और व्यवस्थित रहना पसंद करते हैं। बोलते हैं हाँ। मैंने कहा कि आपको हर चीज़ टाइम से पहले रेडी चाहिए होती है, आप पहले ही सारे प्लान रेडी कर लेते हैं, आपको लास्ट मोमेंट पे कोई भी टेंशन नहीं चाहिए। बोले हाँ। मैंने कहा कि आपके सपने बहुत बड़े हैं। हाँ। मैंने कहा कि आपको कोई भी हर्ट कर दे या कोई आपकी अपमान कर दे तो आपको ये किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होता है। बोले हाँ। मैंने कहा एक बार अगर आप किसी से नाराज़ हो गए तो फिर इजीली आप उससे बात नहीं करते हो। बोलते हाँ। तो उसका दिमाग ख़राब कि यार मेरे बारे में ऐसे कैसे बता दिया इतनी सारी चीज़ें, और लोगों को भी लग रहा है कि यार ये तो यार बंदा गजब है यार, भाई कैसे बता रहा है ये, साइकिक है बंदा, है ना, मतलब ये तो यार दिमाग पढ़ लेता है या कुछ है। अब मैंने सोचा यार ये थोड़ा सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज दिख रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ही इज़ अ मेलनकोली पर्सन, मुझे ऐसा लगा। अब मेलनकोली के ट्रेट्स मैंने बोलने शुरू करे बस, और वो मेलनकोली था तो हाँ करता चला गया। अब उसे लग रहा है कि यार मैं कोई बहुत ही ज्ञानी इंसान हूँ, नहीं, मैंने पर्सनालिटी टाइप्स पढ़े हुए हैं। अब मेलनकोली ऐसे ही होता है, अगर कोई चुलबुला व्यक्ति जो एकदम मैं कुछ कह रहा हूँ और एकदम हौस के और क्या बात बोल दी सर ऐसा, अगर वो ऐसा कर देता तो मैं समझ जाता है तो सैंग्विन है। अब सैंग्विन है तो सैंग्विन के ट्रेड्स बोल देता, तो उसको सो लगता है और ये तो मेरे बारे में सब बता दिया आपने। तो क्या होता है कि हर इंसान का अपना ट्रेट होता है, ठीक है। तो मेलनकोली की सैंग्विन जो रहता है वो कैसा रहता है, वो ऑर्गेनाइज नहीं रहता, वो लास्ट मोमेंट पे पैकिंग कर रहा है, उसका सामान कहाँ है उसे पता ही नहीं है, वो गीले कपड़े भर के निकल गया है, उसकी टॉवेल ही अरेंज सिस्टमेटिक नहीं है, उसने प्लान बनाया कि नेक्स्ट 6 महीने में अपने को ये फोड़ना है और 6 दिन बाद याद भी नहीं है कि मैंने ऐसा गोल भी तय किया था, पर दिल का बहुत साफ़ है, रिलेशनशिप्स में बहुत अच्छा है, लोगों के साथ लोगों को बहुत अहमियत देता है, बुरा जल्दी मानता है, जल्दी से एक्सेप्ट भी कर लेता है, सारी चीज़ें हैं। दोनों बड़े खूबसूरत लोग होते हैं, बट ये दोनों खुश नहीं रह सकते कभी साथ में। इनकी अगर शादी हो जाए तो इनका चल नहीं सकता। अब ये तो पर्सनालिटी टाइप हमने समझ ली है तो समझ में आ रहा है, अदरवाइज़ पहले हम क्या करते थे कि कुंडलियाँ मिलाते थे लोगों की, कि यार 2 अनजान लोग हैं अभी शादी कर रहे हैं, तो हमको क्या पता कि इनकी बनेगी कि नहीं बनेगी, तो चलो अपन थोड़ा सा इनका जो हॉरोस्कोप वगैरह या इनकी जो एस्ट्रोलॉजी जो सारी चीज़ें हैं इनकी कुंडलियाँ निकाल लो, तो इनके टाइप्स पता लग जाए कि किस टाइप का बंदा है। टाइप्स अगर मैच नहीं हो रहे हैं तो मतलब यही है कि आपके गुण नहीं मिलेंगे, एक व्यवस्थित रहता है, तू व्यवस्थित नहीं रहता, तुम लोग लड़ते ही रहोगे, ठीक है। तो कुंडली मैच नहीं हो रही। अब जब लव मैरिज कर रहे हैं, साथ में रह रहे हैं, और अगर आपने एक दूसरे को एक्सेप्ट कर लिया, चाहे मेलनकोली और सैंग्विन है, बट डिसाइड कर लिया कि रहेंगे तो साथ में, तो अब जो आपने बात बोली थी कि वो उसको बदलने जाएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या पूरी ज़िंदगी भी लग जाएगी, तो वो मेलनकोली नहीं बन पाएगा, और जो मेलनकोली वो सैंग्विन नहीं बन पाएगा, कोर चेंज नहीं होगा। थोड़े बहुत एडजस्टमेंट्स और थोड़े बहुत चेंजेस इंसान अपने हिसाब से कर सकता है। हाँ भाई सही बात है। तो आपकी अगर शादी किसी सैंग्विन से हो गई और आप मेलनकोली है, तो अगेन ये एजुकेशन की बात है कि आप आज ही ये डिसाइड कर लो कि यार आप इसको सुधारने मत बढ़ जाना, नहीं तो आपका जीवन निकल जाएगा, ठीक है। आप उसको वैसे ही एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि वो पैदा ऐसा हुआ है, वो आपके लिए ऐसा नहीं हुआ है, ठीक है। तो पर्सनालिटी टाइप्स भी कई बार ऐसे होते हैं कि लोगों को लगता है कि ये मेरे जैसा नहीं है। यार तुम्हारे जैसे तो पूरी दुनिया ही नहीं है, 5-6 टाइप है,
तुम्हारे जैसा ढूंढ लो, फिर उससे शादी कर लेते, उससे रिलेशनशिप बना ले, अब जिससे बनाया उससे चला लो, इतनी सी बात है। भाई जिंदगी का तो रूल ही सिर्फ एक्सेप्टेंस है। अगर आप किसी को चेंज करने जाओ तो आप पागल हो। हाँ एग्जैक्टली, एक्सेप्टेंस इज द की टू हैप्पीनेस। क्योंकि क्लाइंट हमारे पास आता है और वो जब ये सब बातें करता है और मैं थोड़ा पर्सनालिटी टाइप डिस्कस करता हूँ और मुझे पता लग जाता है कि यार ये प्रॉब्लम है, और मैं जब उससे पूछता हूँ कि आप सैंग्विन हो जाओगे, बोल रहा है कि सर मैं तो ऐसा कभी ना बन पाऊँ। तो मैंने कहा वो भी नहीं बन पाएगा। अब इस बात को या तो समझ लो या आज ही जाके डिवोर्स कर लो। लड़के 6 महीना 6 साल खराब और मत करना। भाई मेरे को ये जानना है, जैसे आजकल टाइम चेंज हो रहा है, लिव इन कल्चर बहुत इन हो रहा है, तो बीइंग अ काउंसलर आपका इस पे क्या टेक है कि क्या सच में कपल्स को रह के साथ में देख लेना चाहिए कि शादी करने से पहले यू सपोर्ट इट, और या फिर नहीं, क्या सीन है? देखो एक चीज़ जो मैं पिछले 6-7 साल से इसमें काम कर रहा हूँ, तो मुझे जो समझ में आई वो ये है कि हमारे सोसाइटी में फेज़ चल रहे हैं। 2 लोगों की शादी हुई, और शादी हुई तो उन लोगों की चल नहीं रही, बिल्कुल उनकी बन नहीं रही है, बट अब वो डिवोर्स नहीं कर सकते। ये बात मैं बता रहा हूँ 20-30 साल पुरानी है ना, क्योंकि तब इतना बड़ा टैबू था डिवोर्स कि आपको दूसरा मिलेगा नहीं कोई, क्योंकि डिवोर्स किसी का नहीं हो रहा है यार समाज में। सही बात है। तो आप दूसरा कहाँ से लाओगे, ठीक है। उसके बाद एक सेकंड फेज़ आया जिसमें कई सारे सिटीज़, इंदौर जैसे शहर आज भी हैं, कि अगर आपकी नहीं बन रही है किसी के साथ, या लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, लफड़े चल रहे हैं, तो आपने डिवोर्स कर लिया, तो सोसाइटी इस चीज़ को थोड़ा सा सपोर्ट करने लगी कि ठीक है यार, आप ज़िंदगी थोड़ी ख़राब कर लोगे किसी के लिए, ठीक है। तो डिवोर्स को लेके थोड़ा एक्सेप्टेंस आया, तो जिसका डिवोर्स हुआ है उसको भी दूसरा पार्टनर मिल जाता है। कई बार जिसकी शादी नहीं हुई वो भी एक डिवोर्स से रिलेशनशिप बना के शादी भी कर लेता है। अब हम लोग थर्ड फेज़ में एंटर कर रहे हैं। वो क्या है कि मैं और मेरी वाइफ, सपोज़ हमारे बीच में सब अच्छा चल रहा है, पर मुझे इसलिए डिवोर्स चाहिए क्योंकि मुझे किसी और से तेरे से ज़्यादा प्यार हो गया है, ठीक है। अब लड़ाई झगड़े की ज़रूरत नहीं डिवोर्स करने के लिए, अब कोई और पसंद आना चाहिए। अब वाइफ जो है बेचारी, वो ज़िंदगी भर से ट्राई कर रही है कि ये बंदा मेरे से खुश रहे, है ना, और पर वो ये नहीं कंट्रोल कर सकती ना कि मुझे किसी और से प्यार ना हो। अब प्यार हो गया तो डिवोर्स चाहिए, तो लोगों के हाथ में भी कुछ बचा नहीं। अब फोर्थ फेज़ मुझे ऐसा लगता है कि वो यही होने वाला है जो आप कह रहे थे कि लिव इन, कि लोगों को शादी वादी नहीं, साथ में रहो, बस देखते हैं, शादी वादी छोड़ो अभी। ये फॉरेन में आ चुका है भाई, वेस्टर्न कल्चर में ये चीज़ है। वेस्टर्न कल्चर जो है ना वो हमारे बिल्कुल आगे आगे चल रहा है, वहीं से हम लोग सारा लेके आ रहे हैं। बट वेस्टर्न कल्चर जो है वो अगर दुनिया में किसी चीज़ में सबसे ज़्यादा बड़ा फेलियर साबित हुआ है तो वो रिलेशनशिप्स ही है। और उसमें हम उनको कॉपी करे जा रहे हैं। सही बात ठीक है। मैं आपको बताऊं कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में हर गली में एक साइकेट्रिस्ट रहता है। लोग इतने आइसोलेटेड हैं, 10 में से 7 शादियाँ टूट जाती है, ठीक है। 10 में से 6 शादियाँ, 5 शादियाँ तो शादी के 3 साल में ही टूट जाती है। तो वहाँ की स्थितियाँ बहुत ख़राब है, लोग इमोशनली बहुत ज़्यादा वहाँ ब्रेकडाउन हो रहा है। वहाँ डिप्रेशन के और आइसोलेशन के और इस तरह के केसेस हमारे यहाँ से कई गुना ज़्यादा है, और हमारे यहाँ भी बढ़ने ही है। तो वो तो हमारे लिए कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। तो जो हमारे वैल्यूज़ और कल्चर्स थे ना कहीं वो इतने बुरे भी नहीं थे कि आप सारे ही बदल दो, कुछ ठीक भी थे, पर हम लोग मानने को रेडी नहीं है। तो हम वेस्टर्न कल्चर को थॉरोली एक्सेप्ट कर रहे हैं। वो भाई एक बार ना इस टॉपिक को छेड़ते हैं, ब्रेकअप को लेके, कि भाई जो लौंडे लोग हैं वो बहुत मतलब आसानी से मूव ऑन नहीं कर पाते, लेकिन जो लड़कियां हैं वो मूव ऑन कर लेती हैं आसानी से। ऐसा क्यों है? मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ है, पर ये एक सोच है बस कि किसी ने ऐसा मान लिया है। ऐसे फिगर्स तो मैंने नहीं देखे कभी कि लड़कियां आसानी से कर पा रही है और लड़के नहीं कर पा रहे हैं। मैंने तो दोनों ही तरफ बराबर बर्बादियां देखी है कि लड़कियां जो हैं वो भी किसी चीज़ में स्टक हो गई है, वहाँ से निकल नहीं पा रही है, लाइफ में ज़रूरी स्टेप नहीं ले पा रहे। पर एक चीज़ है जो की जा सकती है, वो ये कि ब्रेकअप को लेके माइंडसेट ही गलत है अभी तो लोगों का। जो मूव ऑन वाली जो बात हम कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर मूव ऑन किसको कहते हैं कि भाई अपन भूल गए उसको, मतलब मूव ऑन कर गए। अब नहीं आती दिमाग अब दिमाग में नहीं आती, वो मूव ऑन नहीं है। जैसे क्या होता है कि ए पॉइंट है जहाँ पर आपका ब्रेकअप हो गया किसी लड़की से, ठीक है। अब आपने उससे सच में प्यार किया था, तो आप पहली बात तो भूल कैसे जाओगे उसको, अगर आपने उसको प्यार किया था, अगर आप सच में उसके साथ सेंटिमेंटली इन्वॉल्व थे, ऐसे कैसे भूल जाओगे यार। तो दुख तो होगा, बुरा तो लगेगा, सारी टेंशन तो होने वाली है। बट एक बी पॉइंट आता है जो आपके ब्रेकअप से 4 दिन में भी आ जाए और 4 महीने में लग जाए और 4 साल भी लग जाए। बी पॉइंट, जिस पॉइंट पे आप ये सोच लेते हैं कि यार ठीक है यार अब क्या करें, एक्सेप्ट, काम तो करना ही पड़ेगा, ज़रूरी चीज़ें तो करनी ही पड़ेगी। जिस दिन आपको रियलाइज़ हो जाए कि ब्रेकअप हो चुका है पर दूसरे जो काम है मुझे वो तो करने ही पड़ेंगे, उनको मैं बंद नहीं कर सकता,
मतलब आपको एक्सेप्टेंस आ गया कि यार हो गया तो हो गया, अभी काम धंधे नौकरी वोकरी करो या आगे बढ़ो, या घर वाले कह रहे हैं लड़की देखने जाओ तो जाओ, तो वो मूव ऑन होता है। और एक सी पॉइंट होता है जहाँ भूल गए, तो वो जब आना होगा आ जाएगा, वो टाइम के साथ हीलिंग होती है, उसका रास्ता नहीं देखना चाहिए। तो लोग जब तक वो सी पॉइंट नहीं आ रहा तब तक बैठे ही हुए हैं, काम ही नहीं कर रहे। भाई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं इसकी वजह से कि मुझे याद क्यों आ रही है। भाई सी पॉइंट पे जाने का रीजन ही वो ए पॉइंट पे स्टक रखता है ना, कि मैं कब भूलूंगा और उसे याद कर रहे हैं। वो उसे याद कर रहे हैं, है ना। तो उनको बस ये पता, अच्छा ये भी फिक्स है, मतलब ब्रेकअप तो छोड़िए, हम अपने बहुत करीबी लोगों को जिनको खो ही दिया हमने हमेशा के लिए, जो दुनिया में ना रहे, वहाँ पर भी हम लोग बहुत ब्रेकडाउन होता है, सब कुछ होता है। बट एक पॉइंट आता है जहाँ पर हम सोचते हैं कि यार अब क्या करें, काम तो करने ही पड़ेंगे ज़रूरी, बस वही मूव ऑन हो गया है। क्योंकि आप अपने लाइफ के जो ज़रूरी फैसले हैं जिस दिन से आपने लेने शुरू कर दिए, वो मूव ऑन हो जाता है। तो कोई कितना ही प्यार में क्यों ना पड़ जाए, मान लीजिए वो 6 महीने से दुखी है, आप उसे देख रहे हो, आप उसे 2 साल बाद मिलो, वो कुछ कर रहा होगा, आप उसे बोलेंगे भाई तू दुखी क्यों नहीं है, तेरा तो ब्रेकअप हो गया 2 साल पहले, तो वो खुद ही ये बात बोल देगा यार कब तक दुखी रहूँगा। इसका मतलब ये है कि उसका बी पॉइंट आने में बहुत टाइम लग गया। तो बी पॉइंट आप ही के हाथ में होता है, या तो आप 8 दिन में ले आओ उसको, या आप 8 हफ्तों में या 8 महीनों में ले आओ। बी पॉइंट आपके हाथ में है, और सी जो है वो अपने आप आता है। अब इसके लिए इमोशनल मैच्योरिटी की ज़रूरत होती है, जो इमोशनल इंटेलिजेंस का हिस्सा है कि आप इतना सोच पाओ, जहाँ आपका इतना दिमाग चले कि भाई ठीक है एक नुकसान हो गया, इसकी वजह से 4 नुकसान और कर लो क्या खुद के। बस वो इतना सा थॉट है, वो अगर आ गया तो आप मूव ऑन कर जाओगे। लेकिन मैं उस सेंस में कह रहा था कि जैसे लड़कियों के पास ऑप्शन ज़्यादा होते हैं ब्रेकअप के बाद, कि जैसे ब्रेकअप हुआ तो लड़कों को जैसे पता चल जाता है सर्कल में कि भाई इसका ब्रेकअप हुआ है, तो हर लड़का तैयार है कंधा देने को लड़की के लिए। लेकिन लड़के के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए मेरे ख्याल से लड़के को ज़्यादा टाइम लग जाता है मूव ऑन होने में। मेरी थिंकिंग थोड़ी ये है। भाई वैसे लड़के पता है बहुत लेट मूव ऑन करते हैं, क्योंकि आपने कभी ये अपने आप को बर्बाद भी ज़्यादा करते हैं। आपने कभी ये नहीं सुना होगा लड़की कहती है नस काट लूँगी या नस काट ली, लड़के करते हैं बर्बादी अपने ऊपर ज़्यादा। ऐसा मेरे ख्याल से अगर आप कह रहे हैं तो शायद ऐसा होता होगा, पर मैंने तो खैर दोनों ही तरफ ये चीज़ें देखी है। पर एक चीज़ हाँ, एक बात ज़रूर है, जैसा मैंने हम लोगों के कॉन्वर्जेशन में आई थी बीच में, कि लड़का किसी के साथ इंटीमेट भी हो गया, सब कुछ हो गया, तो उसकी भावनाएं तब जागना शुरू होती है ना, और वो उसमें बड़ी गहराई होती है, सब कुछ होता है। और वो इंसान, अब यहाँ कैसा होता है ना कि एक मेल के साथ बहुत सारी चीज़ों का ईगो भी जुड़ा होता है, ठीक है। एक मेल ना अपनी गर्लफ्रेंड को लेके या अपनी बेटी को लेके या अपनी सिस्टर को लेके इतना पॉजिटिव होता है कि वो किसी लड़के की तरफ देखना ले, चलो भैया घर में जाओ, ठीक है। तो उसके खुद के साथ जब ऐसा हो जाता है ना, तो उसके लिए एक्सेप्ट करना बहुत टफ है कि यार अपनी ही बंदी किसी और के पास चली गई। तो वो जो उसका एक मेल का एक जो दूसरा वाला एलिमेंट है ईगो वाला, वो कई बार उसे एक्सेप्ट नहीं करने देता कि ये कैसे हो गया, तो वो उस जोन से बाहर नहीं आ पाता है। तो वो इस चीज़ में टूटता है भाई आदमी ना। भाई इस चीज़ में तो मर्द भनक जाता है अंदर से कि यार मेरी बंदी को किसी ने छेड़ा कैसे, ये दूर क्यों चली गई मुझसे। और उसकी जो पॉसेसिवनेस और वो जो एक मेल ईगो जो है उसको बर्बाद करके चली गई है। प्यार तो अपनी जगह रह गया, तो वो चीज़ उसको ज़्यादा हर्ट करती है मेल को। भाई ये मेल ईगो टर्म ना बहुत फेमस है, लड़कियों में भी बहुत फेमस है। मैं चाहता हूँ इस पे आप थोड़ा सा और इलेबोरेट करके बताओ ये होती क्या है मेल ईगो, और इसे कैसे कंट्रोल करे मेल। क्या ये मतलब ख़राब करती है रिलेशन? मेल ईगो जो है ये बिल्कुल, मैंने कहा ना कि कुछ चीज़ें बायोलॉजिकली जिसके साथ हम एक ब्रेन सेट के साथ पैदा हुए हैं, तो वो आप नहीं कंट्रोल करोगे, वो इवोल्यूशन होगा। जैसे कि हम लोग चिंपांजी थे या मंकीज़ थे और हम धीरे धीरे करके यहाँ आ गए, तो इस दौरान एक इवोल्यूशन हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें जो धीरे धीरे कट ऑफ हुई है एक व्यक्ति से, वो मेल हो या फीमेल हो। तो वैसे ही इस टाइप की जो चीज़ें हैं ना, इसमें मॉडिफिकेशन ऐसे ओवरनाइट नहीं हो सकता। अगर मेल ईगो एक व्यक्ति को ज़्यादा ही, एक सोसाइटी को ज़्यादा ही ट्रबल दे रहा है, तो वो धीरे धीरे जाके 150-200 सालों में वैनिश होगा। वो ऐसे नहीं होगा कि भाई तू कल से चेंज हो जाना और वो चेंज हो जाए, क्योंकि उस ब्रेन सेट के साथ इंसान पैदा होता है। तो आप उसको कम्प्लीटली ब्लेम नहीं कर सकते कि तू ऐसा क्यों है। इंस्टेड अगर फीमेल थोड़ा ये समझ जाए कि यार मेल के साथ ही ऐसा होता है, और वो मेल सिर्फ आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, आपका भाई भी है। आपके पापा को ही देख लो आप कि वो आपको लेके कितने पॉजिटिव हैं, आपके भाई को लेके उतने पॉजिटिव नहीं होंगे। सही बात है। एक पेरेंट जो होता है ना, वो बेटी को लेके ज़्यादा कंसर्न होता है, बेटे को लेके कम होता है। तो वो वहीं से आपको इतना एजुकेट हो जाना चाहिए था कि यार मेल्स में ये चीज़ होती है, अब इसको कंस्ट्रक्टिवली ले लो, तो यही चीज़ आपको उनकी अच्छी लगेगी। और अब क्योंकि आप डिस्ट्रक्शन करने जा रहे हो, तो फिर वही चीज़ आपकी दिक्कत देगी उनको। तो ये थोड़ा वैसा है।
ऑसम। चलो भाई यार, इस पॉडकास्ट में कितनी बातें कर ली हमने, बहुत मजा आ गया और बहुत ही क्रेजी पॉडकास्ट हुआ ये वाला, सबसे अलग और सबसे इंटरेस्टिंग, काफी यूनिक पॉडकास्ट है ये वाला हमारा ना। मतलब डीप खिंगोल दी पूरी। मैं तो ये समझता हूँ कि हर किसी को अपने ऑपोजिट सेक्स के बारे में साइकोलॉजी तो जाननी ही चाहिए कि भाई, क्योंकि ये तो पार्ट है लाइफ का। आप मेल फीमेल से इंटरेक्ट करते हैं, फीमेल मेल से, तो पता होना चाहिए कि लड़कियां कैसी है, दूसरी साइड भी समझनी चाहिए। सिमिलरली लड़कियों को लड़कों की साइड समझनी चाहिए कि वो पैदा कैसे होते हैं, क्या बेसिक उनका माइंड सेट है, क्या चीज़ें साइकोलॉजिकली होती हैं, तो बहुत लाइफ आसान हो जाए भाई। हाँ डेफिनेटली। और भाई जो भाई कह रहे थे कि स्कूल में ये सब सिखाना चाहिए, एक्चुअली ये होना चाहिए एक सब्जेक्ट। हाँ बिल्कुल होना चाहिए। और एक और बात बोल के ऐड कर देता हूँ कि जो आपने बोला ना, इसमें बस ये मुझे ऐड करना था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बढ़ रहा है तो हमारा जो सोशल कैपिटल है या सोशल सर्कल है लोगों का जिनके साथ हम ज़्यादा उठते बैठते हैं, वो छोटा हो रहा है। हम ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं। तो हम जितने ज़्यादा आइसोलेट हो रहे हैं उतने कम लोग हमारे जीवन में रहेंगे, तो वो लोग को हम ठीक से संभाल के रख सकें, उसके लिए कपल एजुकेशन और इमोशनल इंटेलिजेंस ज़रूरी है। तो इस चीज़ को लाइफ का एक इंटैक्ट पार्ट होना चाहिए कि हमको इस पर थोड़ा ध्यान देना ही है। तो मेरे ख्याल से बस इम्पॉर्टेंट। बाकी मुझे आप लोगों के साथ बहुत मज़ा आया। इट्स अ ड्रीम कम ट्रू। और इधर बैठ के बात करना ऐसा लग रहा है कि अब हम लोग मिलते रहेंगे और बातें होती रहेंगी। भाई और जितना अच्छा ये पॉडकास्ट हुआ है, आई थिंक ऑडियंस भी कहेगी इसका पार्ट 2 लाओ, उन्हें और जानना है। और मैं जेन्युइनली खुद इतना मजा आया है इस टॉपिक भाई पे। असल में ना हमने आपकी बातों से काफी रिलेट किया है। हाँ हाँ सच। तो हमें अच्छा लगा और बहुत बढ़िया लगा है, और आशा करते हैं ऑडियंस को भी बहुत मज़ा आया है। जाने से पहले ऑडियंस से ये कह दें भाई कि वेस्टर्न कल्चर से आप लोग भी अट्रैक्ट मत हो, वो अडेप्ट मत करो। एटलीस्ट रिलेशनशिप को लेकर ऐसा हिंदुस्तानी बनो यार, शिद्दत वाला प्यार करो यार, बेइंतहा मोहब्बत करो। अगर तुम किसी के साथ अपना फ्यूचर देख रहे हो ना, तभी उसके साथ तुम उस रिलेशनशिप में आओ। अपनी फिजिकल नीड्स है उसके लिए मत करो। और वेस्टर्न कल्चर तो यहाँ पे इस सेंस में मत लेकर आओ। ऐसा कर दो कि ये वाला कल्चर बाहर वेस्टर्न में जाए कि हाँ भाई इंडियंस ऐसे होते हैं, एक के साथ शादी करें और एक के साथ होते हैं, एक के साथ टिकते हैं। और ऐसा लग रहा है कि बंद गए हो तो बात कर लो कि मैं बंद गई हूँ, मुझे और ज्यादा देखना है, टेस्ट करना है रिलेशनशिप को, तो उसमें कुछ गलत नहीं है। कोई और ऑप्शन ढूंढो। और भाई तुम अगर चीट कर रहे हो ना, चीट करने से पहले ये सोच लो, अगर तुम्हारे पार्टनर तुम पे चीट करेगा तुम्हें कैसा लगेगा, समझ में आ जाएगी तुम्हें। तुम चीट नहीं करोगे भाई कभी फिर फाल। और जिन भी कपल्स को कुछ भी प्रॉब्लम फेस हो रही है, तो विकास भाई अपने इवेंट्स भी लेकर आ रहे हैं, कपल्स के साथ इंटरैक्ट करते हैं। आप सब वहाँ पर जा सकते हो, एक फ़न वे में अपने रिलेशनशिप को एक्सप्लोर कर सकते हो और बेहतर कर सकते हो। और भाई मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही नेक काम कर रहे हो आप, और आपके जैसे लोगों की सच में बहुत ज़रूरत है आने वाले टाइम में। एंड आई एम ग्लैड कि हम लोग टच में हुए, ये मीडियम बनाए एक लोगों तक ये बातें पहुँचने का। एंड बहुत मज़ा आया भाई, बहुत ज़रूरी है इतनी मटीरियलिस्टिक दुनिया में कोई ऐसे हेल्प कर रहा है इमोशनली। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है भाई। तो चलो भाई इसी के साथ पॉडकास्ट को खत्म करते हैं। इसको शेयर कर दो भाई, सही लोगों तक पहुंचा दो, अपने दोस्तों में, व्हाट्सएप ग्रुप पे, एवरीवेयर, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब, सब जगह शेयर मारो दबा के। मिलते हैं, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब। और विकास भाई के चैनल्स की सारी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है, आपको रीच आउट करना है, आपको रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम है तो डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। चैनल का, इनके यूट्यूब चैनल का गोल बटन भी यहाँ आ रहा है, आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। रेगुलर कंटेंट ही अपलोड करते रहते हैं। तो मिलेंगे आपसे नए पॉडकास्ट। ओके जी, बाय बाय।